नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। अध्याय 131। निर्दयी संहार। कौन है ये अर्नब? वह अर्नब अग्निहोत्री है। मैंने एक बार एक फोरम पर उसकी तस्वीर देखी है। स्थानीय लोग फुसफुसाए, हर चेहरे पर भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अर्नब अग्निहोत्री, जिसका वे कई दिनों से मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में सामने आएगा जब हेवनली ब्लेड गॉड पीछे हट गया था। युद्ध के मैदान पर हजारों ब्लड क्लॉट स्काई वुल्व्स रुक गए। उनके शरीर तेजी से कांप रहे थे। इस पल वे सभी नीचे झुके हुए थे, जैसे उन्होंने किसी अत्यंत भयानक प्राणी का सामना किया हो। शून्य में ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ की क्रूर आंखें सनकरी हो गईं। ये दूर आकाश में एक आकृति को घूर रहा था। उसकी क्रूरता की आभा ढहने के लक्षण दिखा रही थी। हेवनली वेनरेट ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ ने चौंकाने वाली नीची गर्जना की, लेकिन उसकी भाषा मानवीय नहीं थी, बल्कि ब्लड सी बैटलफील्ड के लिए अद्वितीय थी। अर्नब अग्निहोत्री के अलावा कोई इसे समझ नहीं सकता था। एक अत्यंत परप्लेक्सिंग दृश्य सामने आया। जानवरों का क्रूर ज्वार धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ शून्य में कांप रहा था। उसके मोटे अंग अनैच्छिक रूप से हिल रहे थे। जब यह दृश्य लोगों की आंखों के सामने आया तो पूरे भारत में एक अजीबोगरीब माहौल फैल गया। कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति देख सकता था कि ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ और जानवरों का ज्वार स्पष्ट रूप से अर्नब अग्निहोत्री से डर रहा था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो भारत के लोग शायद ही इस पर विश्वास करते। हेवनली वेनरेट को नमस्कार। ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ जानता था कि वह बच नहीं सकता। वह ये भी समझ गया था गहराई से कि जिस व्यक्ति का वह सामना कर रहा था वह कितना भयानक था। अनडाइंग वेनरेबल ब्लड सी का एक सर्वोच्च प्राणी, जिसके हाथों लाखों लोगों की जान गई थी। ब्लड सी बैटलफील्ड में ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ केवल एक नगण्य रूप से कमजोर प्राणी था। ऐसे फॉर्मिडेबल उपस्थिति का सामना करते हुए ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ विद्रोह का एक भी संकेत कैसे रख सकता था? उसके अगले घुटनों पर झुका हुआ एक विनम्र धनुष के साथ क्रूर भेड़िया का सिर नीचा लटका हुआ था। हजारों ब्लड वुल्फ जमीन पर झुके हुए थे। जब ये छवि दुनिया को देखने को मिली तो इसने तुरंत एक भारी हंगामा मचा दिया। ये कैसे संभव है वारियर? तू एक फॉर्मिडेबल योद्धा ने सदमे में चिल्लाया। वह श्रीमान अर्नब है, मध्य आयु वर्ग के जनरल ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। उस पल अर्नब अग्निहोत्री शून्य में सीधा खड़ा था। उसके सामने ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ को उदासीनता से देख रहा था, जैसे उसने एक प्रोफाउंडली इsoteric भाषा में कहा, तुम कैसे मरना चाहोगे? 6 डिजायर्स आर हार्टलेस, अर्थ एंड हेवन आर विदाउट कंपैशन। यह अनडाइंग वेनरेबल का रवैया था जिसने ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। दया करो हेवनली वेनरेट। छोटे दानव ने अपने बच्चों को केवल उत्तरी मैदान में छिपाकर रखा था जब तक कि एक इंसान ने हमारी शांति भंग नहीं की, इसलिए हमने उन्हें 1000 मील तक पीछा किया। स्पष्ट रूप से ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ वारियर, तू शक्तिशाली योद्धा की बात कर रहा था। दुर्भाग्य से अर्नब अग्निहोत्री ने ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ को समझाने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी नजर उदासीन और निर्दयी थी, जैसे उसने घोषणा की, जब तुम आ गए हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रचुर जीवन रत्मा रिकल्टिवेशन को मजबूत करेगा। जैसे ही अर्नब अग्निहोत्री के शब्द गिरे, ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ की सांस अटक गई। दूसरे लोग अर्नब अग्निहोत्री के स्वभाव को नहीं जानते होंगे, लेकिन ब्लड सी बैटलफील्ड के एक प्राणी के रूप में वह अर्नब अग्निहोत्री के ड्रेडफुल तरीकों से कैसे अनजान हो सकता था? ब्लड क्लॉट स्काई वुल्फ की आभा नाटकीय रूप से बदल गई। एक सर्जिंग रक्त प्रकाश ने उसके शरीर को घेर लिया, जैसे वह आकाश की ओर चिल्लाया,
इस बिंदु पर उसकी अत्यधिक दयनीय विनती भी व्यर्थ थी, जिसने उसके भीतर एक हिंसक इच्छा को जन्म दिया। भागो, हाँ भागो। हालांकि ब्लूडक्लॉड स्काई वुल्फ एक म्यूटेंट बीस्ट था, वह मानवीय स्पिरिचुअल विजडम से रहित नहीं था। ये जानते हुए कि वह अर्नब अग्निहोत्री का मुकाबला नहीं कर सकता, वह मौत तक क्यों लड़ेगा। शून्य में लहरें उठी, हवा ध्वनि से फट गई। ब्लूडक्लॉड स्काई वुल्फ ने शून्य पर कदम रखा, खूनी प्रकाश किए कधार में बदल गया, दूर की ओर फ्रैंटिकली भाग रहा था, अपने अधीनस्थों पर भी एक नजर नहीं डाली। क्या तुम बच सकते हो? अर्नब अग्निहोत्री के मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभरी, जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड फिंगर्स से आकाश की ओर इशारा किया। एक भयानक रक्त प्रकाश शून्य में कन्वर्ज्ड हुआ और एक सौजनलंबी ब्लूडक्लॉड हेवनली स्वॉर्ड ऊपर बन गई। काटो 9 हेवंस थंडर की गड़गड़ाहट की तरह, शैटरिंग थंडर के समान ध्वनि गर्जना की। जैसे ही अर्नब अग्निहोत्री की स्वॉर्ड फिंगर्स ने शून्य को चीर दिया, ब्लूडक्लॉड हेवनली स्वॉर्ड आगे बढ़ी, मानो टेम्परल बैरियर्स को तोड़कर ब्लूडक्लॉड स्काई वुल्फ के सिर के ऊपर अचानक प्रकट हुआ। छोटे ओई गड़गड़ाहट जोर से गूंजी, हेवनली स्वॉर्ड नीचे उतरी, अपने रास्ते में सब कुछ काटती हुई, और एक पल में ब्लूडक्लॉड हेवनली स्वॉर्ड ने ब्लूडक्लॉड स्काई वुल्फ को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर भी यह खत्म नहीं हुआ था। दर्शकों की एस्टोनिशमेंट भरी नजरों में ब्लूडक्लॉड हेवनली स्वॉर्ड आकाश भर स्वॉर्ड ची में बदल गई, जिसने ब्लूडक्लॉड स्काई वुल्फ को एक घने रक्त कोहरे में फाड़ दिया। तभी अर्नब अग्निहोत्री रक्त के एक भंवर की तरह लग रहा था, उन सभी रक्त कोहरे के बादलों को निगल रहा था। बूम रक्त प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया, सूरज को अवरुद्ध कर दिया, जैसे अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर भयानक उतार चढ़ाव हुए। उसका चेहरा लालिमा और पीलापन के बीच बारी बारी से बदल रहा था, स्पष्ट रूप से उसके शरीर के भीतर विशाल रक्त ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था। एक सांस के साथ अर्नब अग्निहोत्री के मुंह से एक टर्बड सांस बाहर निकली, जिसके साथ शून्य में एक जोरदार धमाका हुआ। मुझे यह एहसास कितना याद आया है। अर्नब अग्निहोत्री ने अपनी बाहों को चौड़ा फैलाया, उसका चेहरा नशे में रोशनी से चमक रहा था, स्पष्ट रूप से रक्त ऊर्जा को निगलने से अपनी कल्टिवेशन में बहुत लाभ प्राप्त किया था। खाना जो मेरे दरवाजे पर खुद आता है, उसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, यह अर्नब अग्निहोत्री का अंदाज नहीं है। अर्नब अग्निहोत्री ने खुद से बुदबुदाया, उसकी नजर हजारों ब्लड वुल्व्स की ओर क्रूरता का संकेत दे रही थी। बूम! अर्नब अग्निहोत्री ने एक हथेली से वार किया और स्वॉर्ड ची की बारिश आकाश से गिर पड़ी, जैसे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हो, जिसने सभी को दिखाया कि एक सच्चा पावरहाउस कौन था। 10,000 ब्लड वुल्व्स बिखर गए और भाग गए, बुरी तरह चिल्लाते हुए। मनुष्यों के नरसंहार में उनकी क्रूरता गायब हो गई थी। रक्त की इस निर्दयी बारिश के तहत उनके बीसली शरीर छेद दिए गए रक्त ऊर्जा के बर्स्ट्स में बदल गए, जिसे अर्नब अग्निहोत्री ने अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए अवशोषित कर लिया। सब कुछ शांत था, हेवन एंड अर्थ मूक। समय बीत गया, शायद 1 मिनट, शायद 1 घंटा, जब तक जमीन पर ब्लड वुल्व्स का कोई निशान नहीं बचा और बचे हुए सैनिक धीरे धीरे होश में आए। उनकी राहत भरी जयकारें फूट पड़ी। आकाश में ऊंचा शून्य के बीच अर्नब अग्निहोत्री हवा से नीचे उतरा। उसकी उपस्थिति जीवित लोगों से सम्मान का आदेश दे रही थी, जबकि भारत के नागरिक एक लाइव टीवी प्रसारण के माध्यम से देख रहे थे, उत्साहित थे, शब्दों के लिए खो गए थे। अर्नब अग्निहोत्री, आपकी कल्टिवेशन इतनी गहरी है तो आप पहले क्यों नहीं आए और इन म्यूटेंट बीस्ट्स को नष्ट क्यों नहीं किया? इसके बजाय हमारे भारत के इतने सारे सैनिकों को व्यर्थ में मरने दिया। अचानक एक गर्जना फूट पड़ी, जैसे वॉरियर बाडाओ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, जैसे उसने जोर से अर्नब अग्निहोत्री से सवाल किया। जब वॉरियर बाडाओ ने ऐसा दिल को छूने वाला बयान दिया तो बचे हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि वे वॉरियर बाडाओ का सम्मान नहीं करते थे, उसके शब्द अनडिनायबली सत्य थे। उस पल अर्नब अग्निहोत्री का चेहरा ठंडा था, समझाने का थोड़ा भी इरादा नहीं था। उसने बस उदासीनता से चारों ओर देखा और शांति से कहा, यह एक मानवीय आपदा है और क्या तुम बच सकते हो ये तुम पर निर्भर करता है। याद रखना, मैं तुम्हें एक बार मदद कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरी बार। ये कहने के बाद अर्नब अग्निहोत्री की आंखें सनकरी हो गईं, जैसे उसने सीधे वॉरियर बाडाओ की ओर देखा, जिससे वॉरियर बाडाओ का रंग बदल गया। उसके शरीर पर ठंडा पसीना फूट पड़ा, अनजाने में पीछे हटते हुए। क्या तुम क्या करने वाले हो? बस वॉरियर बाडाओ के प्रतिक्रिया करने से पहले अर्नब अग्निहोत्री ने हवा में अपना हाथ हिलाया, तुरंत उस आदमी को अपने सामने खींच लिया। एक मेरे चींटी मुझसे पहले प्रेजम्प्टुअस होने की हिम्मत करती है। अर्नब अग्निहोत्री की आवाज सिनिस्टर थी। मर जाओ बैंग! एक भयभीत वॉरियर बाडाओ के चिल्लाने से पहले एक रक्त प्रकाश ने उसे घेर लिया। गर्वित हेवनली बी लड़ा गॉड! वॉरियर बाडाओ एक पल में रक्त कोहरे के बादल में फट गया। इस दुनिया में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अच्छा हुआ किसी ने ताली बजाई, जिसके बाद एकोइंग अप्रूवल की एक लहर आई। अचानक कई सैनिक अर्नब अग्निहोत्री को धन्यवाद दे पाते, इससे पहले उसका मूल रूप से शांत चेहरा ठंडा हो गया।
उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसने हेवनली वॉल्ट की गहराइयों में एक अजीबोगरीब नजर डाली। एक कदम के साथ वह मिस्टीरियस लाए सभी की दृष्टि से गायब हो गया। दुनिया में हंगामा था, चर्चाएं जोरों पर थीं। जानवरों के इस ज्वार ने सभी के दिलों को छू लिया था। युद्ध के मैदान से बचे सैनिक घर लौट सकते थे, जबकि जो मर गए उन्हें नायक के रूप में सूचीबद्ध किया गया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उन्हें याद रखें। भारत के न्याय मंत्रालय ने मार्शल आर्ट्स हेवनली मैंशन के देशद्रोह के अपराध की पुष्टि की और उसके नेता टायरेंट ब्लेड को पहले ही कानून द्वारा दंडित किया जा चुका था। मार्शल आर्ट्स हेवनली मैंशन के बाकी लोगों को विद्रोहियों के रूप में निपटाया गया। अचानक हर कोई मार्शल आर्ट्स हेवनली मैंशन के खिलाफ चिल्ला रहा था। देश भर की शाखाओं को आईना विभाग द्वारा सील कर दिया गया था और मार्शल आर्ट्स हेवनली मैंशन से बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट्स ने छोड़ दिया। उनमें से 7 वाइस मैंशन मास्टर्स बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे वे मानवदुन छोटी ईया से वाष्पित हो गए हों। एक असाधारण शक्ति जो अभी अभी तेजी से बढ़ी थी, भारत के थंडरस हमले के तहत जल्दी ही विघटित हो गई, जिससे देश की कई अन्य असाधारण शक्तियों के लिए एक चेतावनी की घंटी बजी। फिर भी यह अंत नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स जो जानवरों के ज्वार के आक्रमण के दौरान पीछे हट गए थे, उन्हें सुरक्षा विभाग द्वारा क्रमिक रूप से पकड़ा गया और सभी को मौत की सजा सुनाई गई। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया और भारत थोड़ा और स्थिर दिखाई दिया, तो लोगों ने अपना ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित किया। अर्नब अग्निहोत्री शब्दों का एक सरल जोड़ा फिर भी लोगों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता था, क्योंकि उसके आगमन के बिना शायद दिल्ली के सभी नागरिक जानवरों के ज्वार के नरसंहार के शिकार हो गए होते। दुनिया का लहजा बदल गया। अर्नब अग्निहोत्री के खिलाफ पिछली निंदा अपराधबोध में बदल गई। विभिन्न इंटरनेट फोरम और बड़ी विशन समाचार प्रसारणों ने माफी जारी की, अर्नब अग्निहोत्री के प्रति अपने खेद व्यक्त किया। विभिन्न प्राचीन मार्शल परिवारों और असाधारण शक्तियों ने भी अग्निहोत्री परिवार के दरवाजों पर कदम रखा। अर्नवन छोटी ई होत्री को कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद में यहां तक कि अपनी स्थिति को बेहद नीचा कर लिया। हालांकि जैसे ही वे सभी अर्नब अग्निहोत्री की तलाश कर रहे थे, वह मानव दुनिया से गायब हो गया प्रतीत हुआ, फिर कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ। सुरक्षा विभाग, आईना विभाग, भारत का मिलिट्री डिपार्टमेंट, केवल ये शक्तियां ही अर्नब अग्निहोत्री की तलाश नहीं कर रही थीं। जिक्सियर अकेडमी, डेमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस, यहां तक कि विदेशी शक्तियां भी अर्नब अग्निहोत्री के स्थान की जांच कर रही थीं, लेकिन इन शक्तियों की निराशा के लिए 3 महीने बीत चुके थे और अर्नब अग्निहोत्री अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ था। आकाश ऊंचा था और बादल बिखरे हुए थे, भयंकर हवाएं गरज रही थीं। प्रकाश की एक धार बादलों को चीर रही थी, भयानक शॉकवेव गड़गड़ाहट कर रहा था और गर्जना कर रहा था। फिर भी अर्नब अग्निहोत्र बड़ी ई को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें उदास और बर्फीली थीं, उसका चेहरा बारी बारी से लाल और पीला पड़ रहा था। वह अविश्वसनीय गति से दक्षिण की ओर दौड़ रहा था। बूम बूम बिजली कड़की, एक हेवनली शक्ति नीचे दब गई और विशाल हेवनली वॉल्ट की गहराइयों में एक नीली बिजली का प्रकाश चमकता और गायब होता रहा, मानो अर्नब अग्निहोत्री की आकृति का पीछा कर रहा हो, कभी डिसिपेट नहीं हो रहा हो। हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक सरल वाक्यांश फिर भी एक अत्यंत भयानक निहितार्थ रखता है। जब अर्नब अग्निहोत्री ने हजारों रक्त पशुओं के ची और रक्त को अवशोषित किया, जिससे उसकी ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज कल्टिवेशन मजबूत हुई, तो ये तुच्छ होना चाहिए था। फिर भी उसके दिल में बेचैनी और अशांति की भावना उभरी। अर्नब अग्निहोत्री जानता था कि उसकी थंडर ट्रिब्यूलेशन आ गई थी, यही कारण था कि उसने दिल्ली को इतनी तेजी से छोड़ दिया था। ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, कल्टिवेटर्स के लिए एक ट्रिब्यूलेशन है, मानव से इमॉर्टल में बदलने की प्रक्रिया। ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन के मध्य चरण में प्रवेश करने पर व्यक्ति को ह्यूमन ट्राइब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है। यदि कोई पास हो जाता है तो वे डेमी इमॉर्टल बॉडी में बदल जाएंगे, यदि कोई विफल हो जाता है तो वे पूरी तरह से मर जाएंगे, यहां तक कि रिइनकार्नेशन का भी मौका नहीं मिलेगा। बाद के इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन के बारे में, जो और भी भयानक है और नश्वर से इमॉर्टल में ट्रांसेंडिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है, विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्नब अग्निहोत्री मूल रूप से क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन के शुरुआती चरण में यमा हेल में 6 पाथ्स लॉ को परिष्कृत कर चुका था, जिसने उसे मध्यचरण में धकेल दिया। आसन ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन भी उससे स्पष्ट थी। जानवरों के ज्वार से ची को निगलने से उसकी डी ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज दृढ़ता से मजबूत हुई थी, जिसने हेवन एंड अर्थ का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसे उसका पहला ट्रिब्यूलेशन प्राप्त हुआ। अर्नब अग्निहोत्री तथाकथित ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन से नहीं डरता था। अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर के फॉरबिडन चैप्टर पर भरोसा करते हुए उसने ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन को एक छोटी सी समस्या माना।
जो बात अर्नब अग्निहोत्री के दिल को वास्तव में परेशान कर रही थी वह थी हार्ट डैम ऑन ट्रिब्यूलेशन। जबकि वह ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था, यदि हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन हमला करता तो उसे एक अत्यंत क्रूर परीक्षा से गुजरना पड़ता। इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन को पार करना आसान है, लेकिन मानव स्वभाव से बचना कठिन है। वे सरल 8 अक्षर पहाड़ों की तरह भारी थे और एक कल्टिवेटर के कठिन मार्ग को उजागर करते थे। कल्टिवेटर्स अपने भाग्य को नियंत्रित करने और हेवन को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वे ही एवन के दिल को समझते हैं और हेवन एंड अर्थ के डाव को ग्रास्प करते हैं। वे नश्वर दुनिया से अनटेंटेड रहते हैं, रक्तपात में स्पेस, इसलिए नहीं कि उनमें इच्छाओं या विशेष की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे नरसंहार के कारण होने वाले कॉजल कॉन्सिक्वेंसेस के अक्रूवल के डर से जो भयानक हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन को आमंत्रित कर सकते हैं। इससे कोई भी देख सकता है कि हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन कितना भयानक है। अर्नब अग्निहोत्री की कल्टिवेशन रक्तसार को निगलने से प्राप्त हुई थी। उसके हाथों काउंटलेस प्राणियों की मृत्यु हुई थी। उसका अपना अस्तित्व ताजे रक्त में डूबा हुआ था। उसका पूरा अस्तित्व घातक सोरिंग हॉस्टिलिटी से महक रहा था। उन मरने वाले प्राणियों के रिजेंटमेंट्स अभी भी उसे घेरे हुए थे। अर्नब अग्निहोत्री को डेमोनिक कल्टिवेटर माना जा सकता था और प्राचीन काल से ऐसे प्रैक्टिशनर्स को शायद ही कभी अच्छा अंत मिला हो। बहुसंख्यक हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन के दौरान पेरिश्ड हो गए। विशाल पहाड़ अनंत तक फैले हुए थे, एक डेसोलेट अनइनहैबिटेड विस्तार, एक अनटच्ड प्राइमोर्डियल फॉरेस्ट। हरी भरी वनस्पति बेतहाशा फल फूल रही थी, पक्षियों का गीत और जानवरों की चीखें रुक कर सुनाई दे रही थी, जिससे एक अनसेटलिंग वाइब निकल रही थी। ऊंचे आकाश के नीचे शून्य के भीतर अर्नब अग्निहोत्री की अभिव्यक्ति फ्लिकर हुई। वह जानता था कि वह और आगे नहीं जा सकता। हेवनली वॉल्ट में थंडर ट्रिब्यूलेशन ने उसे लॉक कर दिया था और नीचे के बाउंडलेस माउंटेन्स निस्संदेह उसके ट्रिब्यूलेशन के लिए सबसे अच्छी जगह थे। वह प्रकाश की एक धार में बदल गया, नीचे गोता लगाता है। छोटे ओआ एक गंभीर चेहरे की अभिव्यक्ति और उसकी आंखों में पागलपन का एक संकेत के साथ अर्नब अग्निहोत्री एक पर्वत चोटी पर क्रॉसलेग बैठा था। सर्जिंग एक्सट्रीम रक्त प्रकाश से घिरा हुआ एक अमेंसली फियरसम मोमेंट अमुस से हेवन एंड अर्थ की 8 दिशाओं की ओर फूट पड़ा। बूम, गड़गड़ाहट, पहाड़ कांपे और हेवन एंड अर्थ गर्जना की। जैसे ही अर्नब अग्निहोत्री ने ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज की शक्ति को पूरी तरह से एनले ऐश किया, अंतहीन आकाश काला पड़ गया, बाउंडलेस माउंटेन्स को श्राउडिंग कर दिया। घने काले बादलों के भीतर हजारों थंडर्स बेतहाशा रैम्पेज्ड हुए। ट्रिब्यूलेशन आता है 9 हेवंस से थंडर की तरह एक विशाल छोटे उद्र की लहरों के समान। जब अर्नब अग्निहोत्री ने थंडरस आवाज में चिल्लाया तो आकाश हवा और बादल से चर्न हुआ, जिसमें नौरंगी थंडरक्लाउड्स ब्रिलियंट अदरवर्ल्डली ह्यूज में चमक रहे थे, हेवनली वॉल्ट के बीच फ्लोटिंग करते हुए। क्रेक रक्तलाल बिजली की एक धार ने हेवनली वॉल्ट को चीर दिया, हेवन एंड अर्थ को इल्यूमिनेटेड कर दिया। अविश्वसनीय हेवनली माइट के साथ अर्नब अग्निहोत्री की ओर स्वूपिंग करती हुई प्रेट पर्वत ब्लड सी बैटलफील्ड प्राइमोर्डियल स्पिरिट अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वह ब्लड सी बैटलफील्ड को एक दूर के स्थान तक देख रहा हो। उसके चारों ओर काला एनिग्मट आइसी कोहरा लगातार स्पंदित हो रहा था। उसके मन में अज्ञात विचार चल रहे थे। वह ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है, ब्लड सी चर्न हुआ जैसे फैंटम्स ने आकार लिया। रक्त का एक स्पेक्टर चुपचाप प्राइमोर्डियल स्पिरिट के पीछे प्रकट हुआ। ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन को पार करना आसान है, लेकिन हार्ट डैमन से बचना मुश्किल है। उसने केवल 4 वर्षों में ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज प्राप्त किया, जो स्वर्ग का एक डिफायंस है। इस ट्रिब्यूलिटी ऑन को पार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, प्राइमोर्डियल स्पिरिट ने गहरी आवाज में कहा। उसने हेवनली पनिशमेंट हेल्बर्ट को अपना गुरु पहचाना है और अपने भीतर अधूरे 6 पाथ्स लॉ को हार्बर्स करता है। क्या वह वास्तव में इस हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन को पार नहीं कर सकता? रक्तलाल आकृति ने संदेह में पूछा। हार्ट डैमन ट्रिब्यूलेशन कल्टिवेशन से असंबंधित है, ये किसी की अपनी आत्मा की परीक्षा है। यदि उसमें वास्तव में इच्छा और भावना की कमी है तो उसे इस ट्रिब्यूलेशन को पार करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, कॉस्मोस के स्काई ओपनिंग के बाद से कौन दावा करने की हिम्मत करता है कि वे बिना इच्छा या भावना के हैं? यहाँ तक कि अर्थ इमॉर्टल रेल्म के लोग भी, जो इमॉर्टल्स और एंसेस्टर्स बन गए हैं, ऐसी बोस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, प्राइमोर्डियल स्पिरिट ने भारी सांस के साथ कहा। तो यदि वह इस ट्रिब्यूलेशन से नहीं बचता तो क्या हम नहीं? रक्तरंजित छाया ने भयभीत होकर कहा। निश्चिंत रहो, उसके प्रति मेरा धैर्य हमेशा हेवनली पनिशमेंट हेल्बर्ट के उसे अपना गुरु पहचानने के कारण रहा है। भले ही वह इस ट्रिब्यूलेशन को पास न कर हेवनली पनिशमेंट हेल्बर्ट उसके साथ होने से वह निश्चित रूप से मृत्यु और डाउस्ट डिसोल्यूशन से सुरक्षित रहेगा।
यदि उसकी ट्रिब्यूलेशन विफलता उसे एक किलिंग मशीन में बदल देती है तो यह वास्तव में हमारी बहुत सी योजना बचाएगी और हमारी योजनाओं को गति देगी, प्राइमोर्डियल स्पिरिट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्राइमोर्डियल स्पिरिट के स्पष्टीकरण को सुनकर रक्तरंजित छाया ने अपनी आभा में उतारा चढ़ाव किया और कहा, प्राइमोर्डियल स्पिरिट, मुझे हमेशा इस लड़के के बारे में बेचैनी महसूस होती रही है। आपको पता होना चाहिए, हेवनली पनिशमेंट हैल्बर्ड प्राचीन काल का एक महान स्लॉटर वेपन है और हेवन एंड अर्थ की शुरुआत से इसने केवल एक गुरु को पहचाना है। ये लड़का दूसरा है और उसने 6 पाथ्स लॉ को भी परिष्कृत किया है। क्या आपको डर नहीं है? बस करो, तुम कब से इतने चिंतित हो गए? प्राइमोर्डियल स्पिरिट की आभा रुक गई, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए, हम सर्वोच्च प्राणी हैं जो प्राचीन काल के महान युद्धों से बचे हैं। हमारे हाथ अनगिनत हेवनली गॉड्स और बुद्धस के रक्त से सने हैं। वह केवल एक साधारण नश्वर है, वह हमें चुनौती कैसे दे सकता है? प्राइमोर्डियल स्पिरिट एक सतर्क पायलट एक लंबी नाव चलाता है। जैसे ही हेवनली पनिशमेंट हैल्बर्ड ने उसे अपना गुरु पहचाना, मुझे लगा कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। आपको समझना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर के भीतर एक सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है, लेकिन क्या होगा? रक्तरंजित छाया हिचकिचाई, उसकी आभा अत्यंत फ्लक्चुएंट थी। असंभव। प्राइमोर्डियल स्पिरिट की आभा गरज उठी जैसे उसने गुस्से में दहाड़ा, मैंने अनडाइंग इमॉर्टल स्क्रिप्चर का 10,000 वर्षों तक अध्ययन किया है और ऐसा कोई स्क्रिप्चर बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा वह सिर्फ एक नश्वर है कर या उसकी योग्यताएं और कॉम्प्रहेंशन मेरी से पास कर सकती है। प्राइमोर्डियल स्पिरिट ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसकी आभा धीरे धीरे स्थिर हुई, फिर उसने ग्रजिंगली स्वीकार किया, हालांकि तुम सही हो। एक सतर्क पायलट वास्तव में एक लंबी नाव चलाता है। ऐसा लगता है कि हमें भी एक बैकअप प्लान तैयार करने की जरूरत है। विशाल पहाड़ पृथ्वी ढह रही थी। हेवनली वॉल्ट में नौरंगी थंडर क्लाउड्स तूफान मचा रहे थे, अंतहीन बिजली गिर रही थी। पहाड़ ढह गया, पेड़ राख हो गए और उस पर्वत शिखर पर एक भयंकर रक्त प्रकाश शून्य में फ्लक्चुएट कर रहा था, लगातार हेवन एंड अर्थ की डिवाइन लाइटनिंग से बम्बार्ड किया जा रहा था। दर्दनाक, बहुत दर्दनाक, अत्यधिक दर्दनाक। ये दर्द न केवल अर्णव अग्निहोत्री के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित कर रहा था, क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन कोई साधारण बिजली नहीं थी। इसमें हेवनली डाउ की शक्ति समाहित थी। प्रत्येक वार से अर्णव अग्निहोत्री को अत्यधिक पीड़ा होती थी। हालांकि अर्णव अग्निहोत्री की कल्टिवेशन बहुत गहरी थी और उसे इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह तथा कथित कैलेमिटी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गड़गड़ाहट 9 दिनों और रातों के बाद हेवनली लाइटनिंग की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, जब तक कि हेवनली वॉल्ट में नौरंगी थंडरक्लाउड्स डिसिपेट होने लगे और अर्णव अग्निहोत्री की ओर गिरने वाले थंडरबोल्ट्स कम हो गए। स्पष्ट रूप से इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार किया जाने वाला था और इस क्षण अर्णव अग्निहोत्री से एक ट्रांसेंडेंटल आभा निकलने लगी, जो ये दर्शाती थी कि वह एक अवर्णनीय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। डेमी इमॉर्टल बॉडी, हाँ, एक डेमी इमॉर्टल बॉडी। ये जीवन के ऑर्डर का एक एवोल्यूशन था और एक नश्वर को इमॉर्टल में बदलने का पहला कदम भी था। गड़गड़ाहट ची नदियों की तरह बह रही थी, शरीर ग्लेज्ड पोर्सिलेन की तरह चमक रहा था। अर्णव अग्निहोत्री की अभिव्यक्ति दर्द से भरी थी और उसकी आत्मा को भी ऐसा लग रहा था जैसे वह टुकड़ों में फट रही हो। फिर भी वह जानता था कि वह एक सकारात्मक दिशा में प्रगति कर रहा था। जब तक वह इस दर्द को सहन करता, वह मॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने वाला था। 1 महीना बीत गया। हेवनली वॉल्ट में नौरंगी थंडर क्लाउड्स गायब हो गए थे और अर्णव अग्निहोत्री के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति नहीं थी। उसका शरीर प्रकाश बिखेर रहा था, एक रक्तरंजित हेजी प्रकाश, फिर भी इसमें इमॉर्टल स्पिरिट के आकर्षण का एक निशान था। गड़गड़ाहट गोल्डन लो टुसेस आकाश से उतरे, स्वीट ड्यू पृथ्वी से सर्जिंग हुआ। शुरुआत में अर्णव अग्निहोत्री के चारों ओर की वनस्पति नष्ट हो गई थी, फिर भी इस मराक्युलस फिनोमेनन में ये तेजी से विगरस जीवन के साथ फूट पड़ी। हाफ इमॉर्टल बॉडी पूर्ण। जब अर्णव अग्निहोत्री ने अपनी आंखें खोली तो उनमें हल्की इमॉर्टल लाइट चमक उठी। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ऐसा लगा मानो वह अपने हाथ में स्वयं अंतरिक्ष को कंप्रेस कर सकता था। उसका शरीर एक लूसिडली क्राफ्टेड ग्लास जैसा था, एक नजर में सम्मान का आदेश देता था और किसी भी सैक्रिलेज को हतोत्साहित करता था। क्या यह हाफ इमॉर्टल बॉडी है? अर्णव अग्निहोत्री ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह पूरी तरह से महसूस कर सकता था कि हालांकि वह अभी भी कल्टिवेशन के ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज में था, उसके सामने की दुनिया स्पष्ट रूप से बदल गई थी। ये भावना अवर्णनीय थी, फिर भी इसने अर्णव अग्निहोत्री को इस रेल्म को शैटर करने की इल्यूजन दी, मानो तोड़ने से वह एक मिस्टीरियस अननोन वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएगा। अर्णव अग्निहोत्री ने खुद को लगातार शांत किया और इस अनियंत्रित भावना को
बाया, जब तक कि 1 दर्जन से अधिक सांसों के बाद उसका फ्लक्चुएटिंग मन धीरे धीरे स्थिर नहीं हो गया। क्या हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन अभी तक नहीं आया? अर्नब अग्निहोत्री ने कुछ बविल्डर्ड होकर बुदबुदाया। बस अचानक एक गोल्डन लोटस आकाश में फैला इमॉर्टल लाइट हर जगह चमक उठी। जैसे ही अर्नब अग्निहोत्री ने चिंतन किया, हेवनली वॉल्ट के विशाल विस्तार के बीच एक विशाल इमॉर्टल गेट धीरे धीरे प्रकट हुआ और इमॉर्टल स्पिरिट की एक हल्की ध्वनि सभी दिशाओं से गूंज उठी। ऐसे दृश्य ने अर्नब अग्निहोत्री को स्टार्टल्ड किया। फिर उसने सस्पिशियस होकर हेवनली वॉल्ट में विशाल इमॉर्टल गेट की ओर अपनी आंखें सनकरी कर लीं। बूम 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 वी शाल इमॉर्टल गेट धीरे धीरे खुला। इमॉर्टल स्पिरिट का एक विशाल प्रवाह भीतर से सीप्ट हुआ और एक गोल्डन प्रकाश की किरण जो स्वर्ग से जुड़ी हुई थी नीचे की ओर फैल गई, जब तक कि उसने अर्नब अग्निहोत्री को घेर नहीं लिया। अर्नब अग्निहोत्री 20 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की कल्टिवेशन, अब फायर डिपार्टमेंट में एक माइनर गॉड के रूप में सेवा कर सकता है। हम अब उसके लिए इमॉर्टल रेल्म गेट खोलते हैं। अर्नब अग्निहोत्री जल्दी से प्रवेश क्यों नहीं करते? विशाल और गहरा इमेंस इमॉर्टल गेट के भीतर से आवाज ने भी अर्नब अग्निहोत्री की आंखें सनकरी कर दी। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से ग्रिम हो गई। तुम कौन हो? अर्नब अग्निहोत्री शून्य में खड़ा था। उसकी आवाज येरी और इनएक्सप्लिकेबल थी। कितने साहसी! मैं थंडर डिपार्टमेंट का चीफ गॉड हूं। तुम्हें अर्थ इमॉर्टल रेल्म में गाइड करने के लिए यहां आया हूं, फिर भी तुम हिचकिचाते हो। इमॉर्टल गेट का भीतर से थंडरस ध्वनियां गड़गड़ाई, जिसमें हेवनली वॉल्ट में हजारों बिजली चमक उठी। थंडर डिपार्टमेंट का चीफ गॉड अर्नब अग्निहोत्री की आवाज ऑमनसली लग रही थी, जैसे उसने अपने चारों ओर की दुनिया का सर्वेक्षण किया, मानो अल्यूजन्स के माध्यम से चीजों की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये दुनिया बहुत वास्तविक लग रही थी, इतनी वास्तविक कि अर्नब अग्निहोत्री को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर सकता है, मानो इस इमॉर्टल गेट में प्रवेश करने से वह तुरंत इमॉर्टल बन जाएगा। इमॉर्टल बनना वह चीज जिसके लिए अर्नब अग्निहोत्री दिन रात तरस रहा था, उसके दिल की सबसे गहरी इच्छा। फिर भी अर्नब अग्निहोत्री को अच्छी तरह पता था कि वह अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचा था। उसके सामने खुल रहे दृश्य बस असंभव थे। इसके अलावा अर्नब अग्निहोत्री बहुत शांत था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दुनिया को इमॉर्टल रेल्म द्वारा कानून के अंत में हेवन एंड अर्थ प्रिजन के रूप में जाना जाता था। इमॉर्टल रेल्म गेट यहाँ कैसे खुल सकता था? ऐसा सजीव दृश्य तो क्या ये हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन है? अर्नब अग्निहोत्री को एहसास हुआ कि अनजाने में वह हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन के बीच गिर गया था और वह जो भी दृश्य देख रहा था वह केवल उसके द्वारा बनाई गई इल्यूजन्स थी। अर्नब अग्निहोत्री की आंखों में पागलपन का एक संकेत था, फिर भी वार्मथ भी थी, बिना किसी डर के। हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन शांत था और हानिरहित लग रहा था, लेकिन अर्नब अग्निहोत्री जानता था कि यह इस प्रकार का इम्परसेप्टिबल ट्रिब्यूलेशन था जो वास्तव में भयानक था। शोर छोटे ओ आत्मे, जब हेवन एंड अर्थ का उद्भव हुआ, सभी प्राणी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के साथ पैदा हुए थे, बिना किसी अपवाद के। डलो गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए भी नहीं, जो 5 एलिमेंट्स की सीमाओं से परे मौजूद हैं। बतख प्राणियों में इच्छाएं होती हैं। हार्ट डीमंस अपरिहार्य हैं और हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन जिसका अर्नब अग्निहोत्री अब सामना कर रहा था, उसके दिल की गहराइयों में दबी इच्छाओं से उत्पन्न हुआ था। बूम हेवन एंड अर्थ फट गए। 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन। अर्नब अग्निहोत्री के शरीर के चारों ओर रक्त प्रकाश गायब हो गया, जैसे 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन का प्रकाश उसे घेर लिया। अपनी हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन का सामना करते हुए उसके चेहरे पर एक फियर्सली रिजॉल्व्ड अभिव्यक्ति आ गई, जैसे उसकी आवाज पूरे कॉस्मोस में गूंज उठी। तथाकथित हार्ट डीमंस मेरी अपनी इच्छाओं का ही उत्पाद हैं। देखें, ये हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन मुझे अर्नब अग्निहोत्री को क्या कर सकता है? अपनी बाहों को हिलाते हुए अर्नब अग्निहोत्री ने एक मुक्का मारा। 6 पाथ्स लॉ को फिस्ट रेडियंस में बदल दिया, जो विशाल इमॉर्टल गेट की ओर बढ़ा, जिससे अंतहीन शून्य हिंसक रूप से ढह गया। एक भयानक दृश्य जिसे देखा जा सकता था। 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन सभी चीजों को दफनाने के लिए अर्नब अग्निहोत्री की हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन को सफलतापूर्वक झेलने में पूरी तरह से कार्य कर रहा था। बैंग, इमॉर्टल गेट टूट गया, जैसे आकाश में एक थंडरस क्रैश भर गया। इससे पहले कि अर्नब अग्निहोत्री प्रतिक्रिया कर पाता, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। जब वह अपने आसपास को फिर से स्पष्ट रूप से देख पाया तो वह पूरी तरह से हक्काबक्का और स्पीचलेस था। हेवनली वॉल्ट विशाल था, शून्य अंतहीन। इमॉर्टल क्रेन्स उड़ान भर रही थी, फेरीज गा रही थी, पवेलियंस और जेड पैलेसेस इमॉर्टल क्लाउड्स के भीतर तैर रहे थे और ब्लेजिंग इमॉर्टल लाइट सभी युगों में चमक रहा था। इसके अलावा पूरब से एक थंडरस बैंगनी आभा उठी, जो ऊपर 9 हेवंस तक 30,000 मील का बैंगनीची पुल में बदल गई। 9 हेवंस के ऊपर एक विशाल हेवनली पैलेस भव्य और असीमित खड़ा था, जैसे वह अनादिकाल से वहीं खड़ा था। 99,999 सफेद जेड सीढ़ियां सीधे वास्ट हेवनली पैलेस तक जाती थी, जहां सफेद जेड सीढ़ियां इमॉर्टल लेक
हद से चमक रही थी मिष्टी और राइजिंग इमॉर्टल क्लाउड्स में एनवेलप थी वास्ट हेवनली पैलेस के केंद्र में हेवनली एम्परर्स थ्रोन पर अर्नब अग्निहोत्री गहरे सोने के हेवनली एम्परर्स बैटल रोब में सजे हुए अपने सिंहासन पर मजेस्टिकली बैठा था। उसके हाथ में हेवनली एम्परर्स स्वॉर्ड थी। उसके नीचे अनगिनत इमॉर्टल्स घुटने टेके हुए और सिर झुकाए हुए थे और उस पल समुद्र की गर्जना की तरह एक बहरा कर देने वाला जय कार गूंज उठा। हम हेवनली एम्परर के सामने झुकते हैं। स्वर्ग कांप उठा। इमॉर्टल लाइट आकाश में भर गया और जैसे ही ये दृश्य अर्नब अग्निहोत्री की आंखों के सामने आया उसकी मुट्ठियां और कस गईं। उसका रंग अत्यंत लाल हो गया। 9 हेवंस के ऊपर उसने सभी जीवित प्राणियों पर नीचे देखा। क्या यही वह चीज नहीं थी जिसकी अर्नब अग्निहोत्री सबसे ज्यादा लालसा करता था? उस पल अर्नब अग्निहोत्री की आंखें कसकर बंद थी। वह गहरी बड़ी सांसें ले रहा था और उसके कानों तक पहुंचने वाली एडोरेशन की आवाजें उसके पूरे शरीर को शदर कर रही थीं। इमॉर्टल्स सिर झुका रहे हैं, 9 हेवंस के ऊपर खड़े हैं। ये संवेदना वास्तव में अद्भुत है, जो एक अनंत काल जैसा लगा। उसके बाद अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नीचे लेटे हुए इमॉर्टल्स को देखते हुए उसकी आंखों में इंटॉक्सिकेटेड डिलाइट का एक निशान चमक रहा था, जैसे उसने इस दृश्य को अपने छोटी ईमाग में गहराई से एनग्रेव कर लिया हो। लेकिन आखिर जो झूठा है वह झूठा ही है। एक दिन मैं अर्नब अग्निहोत्री वास्तव में 9 हेवंस पर राज करूंगा, सभी प्राणियों पर नीचे देखूंगा और इस दृश्य को वास्तविकता बनाऊंगा। क्रेक हेवनली एम्परर्स स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। अर्नब अग्निहोत्री द्वारा कैजुअली जमीन पर फेंक दी गई। उसकी हेवनली एम्परर्स बैटल रोप टुकड़ों में फट गई। उसकी फिस्ट रेडियंस ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लहराया जैसे उसने इमॉर्टल्स की ओर वार किया। बूम इल्यूजन रेल्म टूट गया। हेवन एंड अर्थ उलट गए। जब अर्नब अग्निहोत्री की आंखें फिर से खुली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह के बीच पाया जो भयानक बड़े ऊपर से अजीब और ईयरी थी। हेवन एंड अर्थ मंद पड़ गए और खोई हुई आत्माएं विलाप कर रही थीं। पूरब से पश्चिम तक रक्त की एक नदी बह रही थी, ब्लड सी के भीतर अंतहीन रूप से चर्निंग कर रही थी, जहां मिजरेबल आइगू तैर रहे थे और डूब रहे थे और काउंटलेस वेंचफुल घोस्ट्स अर्नब अग्निहोत्री की ओर अपनी ईयरी हाउलिंग के साथ उभर रहे थे। हे अनगिनत रॉन्ग सोल्स और फरोशियस स्पिरिट्स ने अर्नब अग्निहोत्री को घेर लिया। उनकी आंखें वेनमस सौरों से भरी थीं। उनकी श्रिल और इंडिग्नेंट चीखें किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थीं। अर्नब अग्निहोत्री, क्या तुम्हें मैं याद हूं? एक फियर्स गोस्ट बाहर तैरता हुआ अंतही न रूप से अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर घूम रहा था। उसकी उभरी हुई आंखें भयानक और पेनिट्रेटिंग थीं और उसके चेहरे पर ताजा रक्त लगातार टपक रहा था। क्या ये वही तेजा नहीं था जिसे अर्नब अग्निहोत्री ने लेक्नो डब्ल्यू में मारा था? अंकल अंकल, क्या तुम्हें मैं याद हूं? एक फीबल आवाज के बाद और खून बहती आंखों वाला एक छोटा बच्चा प्रकट हुआ। उसकी गर्दन टूट गई और सिर झुका हुआ था। अर्नब अग्निहोत्री पर सिनिस्टर रूप से मुस्कुर आ रहा था। ये राठौर फैमिली का छोटा बच्चा था। ये अर्नब, मैं इतनी बुरी तरह मर गया, मुझे मेरा जीवन वापस दो। सिंह भाई बहन उनके शरीर उनके सिर से अलग हो गए थे, अपने सिर अर्नब अग्निहोत्री की ओर ले जा रहे थे। उनक बड़ी ही गास्टली रिजेंटफुल मुस्कानें किसी भी व्यक्ति में इमेंस फियर पैदा कर रही थी जो उन्हें देखता था। ये अर्नब अग्निहोत्री, तुमने मेरी बेटी और मुझे मार डाला, मैं तुम्हें हेल में ले जा रहा हूं। गुरु यादव और रोज की बेटी, उन पर रक्त बह रहा था, हिंसक रूप से हंस रहे थे जैसे वे अर्नब अग्निहोत्री के पास आ रहे थे। भूतिया हवाएं गरज रही थी, खोई हुई आत्माएं रो रही थीं और एक एक करके वे आकृतियां जिन्हें अर्नब अग्निहोत्री ने मार डाला था उसके बगल में प्रकट हुई। ये रॉन्ग स्पिरिट्स और घोस्ट्स या तो रो रहे थे या हंस रहे थे। उनके एशन हाथ अर्नब अग्निहोत्री को पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। रिजेंटमेंट से भरे हुए स्पिरिट्स प्रति शोध की मांग कर रहे थे। ब्लड सी चर्न्ड हुआ और हेवन एंड अर्थ रो पड़े। अर्नब अग्निहोत्री उन सबके बीच खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, जैसे उसने उस पर बदला लेने वाली कई खोई हुई आत्माओं को चुपचाप देखा। 6 desires are heartless, heaven and earth are indifferent। यदि मैं तुम्हें एक बार मार सकता था तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी मार सकता हूं। यहां तक कि यदि मुझे अर्नब अग्निहोत्री को अब इस हेल में डाल दिया जाए तो भी मैं सभी घोस्ट्स का लॉर्ड हेल का मास्टर ही रहूंगा। हेवन एंड अर्थ ध्वनि से फट गए। सभी चीजें अपने अंत के करीब पहुंच गईं और अर्नब अग्निहोत्री की आवाज क्रूर और भयंकर थी। एक डेमोनिक ऑरा उसके शरीर से फूट पड़ी और पॉइजनस और वायलेंट ऊर्जा ने अंतहीन ब्लड सी को और भी हिंसक रूप से टॉसिंग और टर्निंग पर मजबूर कर दिया। बस मर जाओ तुम सब। बूम बूम बूम। अर्नब अग्निहोत्री के शरीर से एक एक्सप्लोजिव डेमन लाइट फूट पड़ा और एक मुक्के से उसने तेजा को टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे उसकी तलवार ने हवा में वार किया और काट दिया। सिंह भाई बहनों की एगनी भरी चीखें बंद हो गईं और राठौर फैमिली के बच्चे का सिर अर्नब अग्निहोत्री की पकड़ में कुचल गया।
जहां अर्नब अग्निहोत्री गुजरा वेंचफुल स्पिरिट्स और फियर्स घोस्ट्स विलाप कर रहे थे, अंतहीन ब्लड सी उफान पर था और वह ब्लड सी में एक स्लॉटरर में बदल गया। प्रतीत हुआ अपने पीछे बाउंडलेस कानज छोड़ गया। एक को मारना पाप है, हजारों को मारना नायक बनाता है। 9 मिलियन को मारना वह नायकों में नायक है। अर्नब अग्निहोत्री ने भयंकर रूप से दहाड़ा जैसे उसने मुक्का मारा और उसकी हेवनली डेमन फिस्ट ने स्वयं समय और स्थान के फैब्रिक को शैटरिंग कर दिया। अंतहीन रॉन्ग स्पिरिट्स और फरोशियस घोस्ट्स डर से चिल्लाए और सभी उसकी मुट्ठियों के रेडियंस के तहत अनाइलेटेड हो गए। बूम बूम बूम, ब्लड सी टूट गया, हेवन एंड अर्थ हिल गए और तथाकथित हार्ट डेमन इल्यूजन रेल्म एक स्पाइडरवेब की तरह फटा, किसी भी क्षण धूल में क्रम्बलिंग के लिए तैयार था। इतनी तुच्छ इल्यूजन रेल्म अपने एमन्स और मॉन्स्टर्स के साथ यह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? अर्नब अग्निहोत्री की आवाज आकाश और पृथ्वी पर हावी थी। उसकी ऑडेशियस आभा ने हेवंस को भर दिया और भूमि पर स्वीपिंग कर गई। एक कदम के साथ वह बल उड सी इल्यूजन से बाहर निकल गया और उसके पीछे रक्त की नदी टुकड़ों में फट गई। बैंग बैंग बैंग, 6 पाथ्स फट गए और द्वार उभरे। 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन। अर्नब अग्निहोत्री के पीछे धीरे धीरे घूम रहा था। गत छोटी ई में 6 विशाल तारों के समान हेवंस को दफनाने और अर्थ को मिटाने में सक्षम एक आभा एमैनेटिंग कर रहा था। ये लॉ और डाउ था जिसे अर्नब अग्निहोत्री ने कंडेंस्ड किया था। वह हार्ट डेमन इल्यूजन से मुक्त होने के लिए 6 पाथ्स लॉ पर निर्भर करेगा। बस समय उलट गया प्रतीत हुआ और अंतरिक्ष निलंबित प्रतीत हुआ। अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर की दुनिया गड़गड़ाई और मुड़ गई। अज्ञात समय के बाद अर्नब अग्निहोत्री के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ जिसने तुरंत उसकी अभिव्यक्ति को गहरा कर दिया, जैसे उसकी आंखों में सावधानी का प्रकाश चमक उठा। एक प्राचीन आंगन प्रकट हुआ जिसमें बच्चों की हंसी भरी थी और कोमल प्रेम के चेहरे पास आ रहे थे। साथ में एक ऐसी सुगंध थी जिसका विरोध करना कठिन था। गर्मी लगातार अर्नब अग्निहोत्री पर हमला कर रही थी, लहर पर लहर। सभी लोगों को डर होता है और हर किसी के दिल में कुछ चीजों के प्रति कमोबेश कुछ बेचैनी होती है। अर्नब अग्निहोत्री कोई अपवाद नहीं था। अर्नब अग्निहोत्री का मानना था कि वह अनगिनत जन्मों तक नरसंहार कर सकता था बिना किसी डर के, भले ही इसका मतलब 9 हेवंस के खिलाफ अकेले युद्ध करना हो और हेवन एंड अर्थ को दुश्मन के रूप में सामना करते हुए भी पीछे नहीं हटेगा। फिर भी उसके सामने का ये दृश्य अर्नब अग्निहोत्री की आत्मा को हिला गया। वह अनिश्चित था कि इसका सामना कैसे करे। उसकी दयालु माँ, उसकी छोट बड़ी ही बहन, उसका भाई, उसके 3 सबसे करीबी परिवार के सदस्य एक आंगन में अर्नब अग्निहोत्री पर मुस्कुराते हुए जीवंत दिखाई दिए। अर्नब अग्निहोत्री की आंखें कुछ अनुपस्थित थीं। उसकी याददाश्त में यह आंगन वह जगह थी जहां वह कभी रहता था जब वह केवल 5 साल का था। इतना लंबा समय हो गया था, इतना लंबा कि अर्नब अग्निहोत्री को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था, एक ऐसा सपना जिससे वह कभी जागा नहीं था, मानो यह उसे उस शुद्ध और मासूम युग में वापस ले आया हो। इमॉर्टल बनने की इच्छा से लेकर हेवनली एम्परर की शक्ति तक, यहाँ तक कि बदला लेने वाली, आरोप लगाने वाली आत्माओं तक, अर्नब अग्निहोत्री ने हर हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन को तोड़ दिया था, क्योंकि उसका दिल एक चट्टान जैसा था, बाहरी चीजों से अप्रभावित। अंततः हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन सबसे भयानक चीज लाया और वह पारिवारिक स्नेह था जिसकी अर्नब अग्निहोत्री हमेशा से लालसा करता था। अर्नब अग्निहोत्री गहराई से जानता था कि पारिवारिक स्नेह गर्मी और निर्भरता दोनों का स्रोत था, लेकिन यही स्नेह उसे बांधे रखता था, उसे इस दुनिया में फंसाए रखता था, तेजी से प्रतिबंधित होता जा रहा था। सही क्या अर्नब अग्निहोत्री नहीं जानता था कि यदि उसने पारिवारिक संबंधों को तोड़ दिया होता और पूरे दिल से हेवनली पाथ का पीछा किया होता तो वह शायद पहले ही अर्थ इमॉर्टल रेल्म में असेंडेड हो गया होता, वह लेजेंडरी इमॉर्टल बन गया होता। हालांकि अर्नब अग्निहोत्री एक व्यक्ति था, एक फ्लैश एंड ब्लड व्यक्ति। हालांकि वह दुश्मनों के साथ ट्रेचरस और मर्सिलेस था, उसने जो कुछ भी किया वह केवल अपने दिल की इच्छा का पीछा करने के लिए था। 2 विकल्प अंततः अर्नब अग्निहोत्री के सामने रखे गए, या तो अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को मार डाले और हेवनली पाथ पर कदम रखे, या दुखों के सागर में डूब जाए, 1000 जन्मों तक कभी ट्रांसेंड न होने की नींद अदा की जाए। किसी के जीवन में कई विकल्प चुनने पड़ते हैं और अक्सर कुछ विकल्प एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देंगे, और अर्नब अग्निहोत्री के सामने का विकल्प उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। मारना है या नहीं मारना है? अर्नब अग्निहोत्री की मुट्ठियां कांप रही थी जैसे उसने उन्हें उठाया। उसके पीछे 6 पाथ्स गेटवेज बजिंग और टर्निंग हो रहे थे, लेकिन अपनी मां की दयालु मुस्कान देखकर अर्नब अग्निहोत्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सका, चाहे कुछ भी हो। अर्नब, देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, क्या तुम फिर से किसी से लड़ रहे थे? मां अग्निहोत्री का चेहरा कोमल था, और हालांकि उसने अर्नब अग्निहोत्री को डांटा, उसकी आंखें प्यार भरी स्नेह से भरी थीं।
उस पल अर्नब अग्निहोत्री की बाहें लटक गईं, उसकी आंखें खो गईं, उसका शरीर चमक रहा था, 5 साल के बच्चे में बदल रहा था, अपनी माँ को एक डेज में अपने कपड़े ठीक करने दे रहा था। भैया आओ खाओ, माँ ने तुम्हारी पसंदीदा ब्रेस्ड काप बनाई है। अंजलि अग्निहोत्री सिर्फ चलना सीख रही थी, अर्नब अग्निहोत्री की बांह खींच रही थी, उससे लगातार हिल आ रही थी। ओ मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। रवि अग्निहोत्री केवल 3 साल का बच्चा खाने की मेज पर जोर से रो रहा था। ऐसे दृश्य ने अर्नब अग्निहोत्री के दिल को झकझोर दिया, क्योंकि ये उसकी यादों में सबसे गहरी बड़ी ये यादें थीं, ऐसी यादें जिन्हें मौत भी अर्नब अग्निहोत्री को भुला नहीं सकती थी, क्योंकि उस साल उन्हें अग्निहोत्री फैमिली से निकाल दिया गया था और लखनऊ में बसने आए थे। ठीक है, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। वह अग्निहोत्री ने खुद से बुदबुदाया। हार्ट डेमन के इल्यूजन में पूरी तरह से लीन हो गया, 5 साल के बच्चे में बदल गया, अपनी माँ द्वारा ले जाया गया परिवार अंततः खाने की मेज पर बैठ गया और अपना पहला पुनर्मिल न भोजन खाया। भाई, मछली का ये टुकड़ा खाओ। अंजलि अग्निहोत्री ने अपनी कटोरी से मछली का मांस उठाया और उसे अर्नब अग्निहोत्री को दिया। उसका युवा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। भाई, मुझे मछली का सिर खाना है। यह छोटे भाई रवि अग्निहोत्री की आवाज थी। अर्नब, तुम्हें और खाना चाहिए, और जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें अपने भाई और बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। माँ अग्निहोत्री ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। माँ, मैं निश्चित रूप से अपने छोटे भाई और बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। 5 साल का अर्नब अग्निहोत्री अपनी कटोरी में मछली को बड़े बड़े निवालों में खा रहा था। उसकी आंखें गर्मी और भावना से भरी थी। बस इस छोटी एक दृश्य वास्तव में उसके जीवन में घटित हुआ था। समय तेजी से बड़ा दृश्य अचानक बदल गया। रसोई में उनकी माँ बच्चों की ओर पीट करके अपनी प्लेट में बची हुई मछली की हड्डियां खा रही थी, जबकि 5 साल का अर्नब अग्निहोत्री चुपके से देख रहा था। उसके छोटे हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए थे। हवा और बर्फ का तूफान आया, दुनिया जम गई और ठंडी हो गई। अर्नब अग्निहोत्री ने चोरी की मछली की हड्डियां पकड़ी हुई थी। रेस्तरां के मालिक द्वारा क्रूर पिटाई सह रहा था जब तक कि मालिक चला नहीं गया। चोटों से ढका हुआ अर्नब अग्निहोत्री लड़खड़ाते हुए घर लौट आया। आज अर्नब अग्निहोत्री की मां का जन्मदिन था और जब उसने चोरी की मछली की हड्डियां उसे पेश की तो वह अर्नब अग्निहोत्री को इतना पिटा और चोटिल देखकर सिसक उठी और रो पड़ी। अर्नब अग्निहोत्री को कसकर गले लगा लिया। समय उड़ गया, साल एक गीत की तरह बीत गए। अर्नब अग्निहोत्री पूरी तरह से अपने हार्ट डेमन के इल्यूजन में डूब गया था। उस समय की घटनाओं को फिर से जी रहा था, जैसे साल एक के बाद एक फिसलते गए। अर्नब अग्निहोत्री 10 साल की उम्र में उसने अपने शरीर से अंजलि अग्निहोत्री को ढाल बनाया कर बुरे छात्रों की पिटाई सह रहा था। भाई, क्या तुम हमेशा के लिए अंजलि की रक्षा करोगे? छोटी बहन ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं करूंगा, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ है मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। 10 साल के अर्नब अग्निहोत्री ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषित किया। शरद ऋतु में दोनों भाई बहन एक घास के ढेर पर बैठे थे। भाई, मैं रवि अग्निहोत्री स्वर्ग की शपथ लेता हूं कि एक दिन मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। ये सुनिश्चित करूंगा कि मां अंजलि और तुम सब प्रचुर जीवन जी सको। मेरा भाई रवि अग्निहोत्री असाधारण पैदा हुआ है और जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें जीवन भर शांति सुनिश्चित करूंगा। दोनों बच्चों भाइयों ने उस घास के ढेर के ऊपर आकाश की शपथ ली। दृश्य तेजी से बड़ा साल बीतते गए। जिस साल अर्नब अग्निहोत्री 12 साल का था, उसका मासूम पहला प्यार आया। अदिति खन्ना सफेद कपड़े पहने हवा में एक स्प्राइट की तरह अर्नब अग्निहोत्री पर एक कोमल मुस्कान बिखेर रही थी। अर्नब भैया, जब आप बड़े होंगे तो क्या आप अदिति से शादी करेंगे? युवा लड़के की बांह हिलाते हुए शर्मीले ढंग से पूछा। जब तक तुम सिली गर्ल मुझे नहीं छोड़ोगी, मैं अर्नब अग्निहोत्री निश्चित रूप से तुमसे शादी करूंगा। युवा और पैशनेट ने जोर से घोषित किया। पारिवारिक स्नेह, एक नासेंट प्यार, दोनों ने अर्नब अग्निहोत्री के इमोशन को गहरा किया। वह पूरी तरह से इस दुनिया में इंटीग्रेटेड हो गया था, मानो उस दूर के युग में लौट आया हो। अर्नब अग्निहोत्री 14 साल का था जिस साल उसे एक टर्मिनल इलनेस हुई थी। हालांकि हार्ट डेमन के इस इल्यूजन के भीतर उस साल बीमारी नहीं आई। अर्नब अग्निहोत्री स्वस्थ और मजबूत हुआ। उसके छोटे भाई बहन अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे और अदिति खन्ना उसके बगल में बनी रही। अर्नब अग्निहोत्री की आंखों में संदेह की एक चमक उठी। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन परिवार और प्यार की गर्मी के बीच ये छोटे संदेह भी गायब हो गए। समय बीतता रहा, सब कुछ अनुकूल दिशा में प्रगति कर रहा था। 18 साल की उम्र में अर्नब अग्निहोत्री को विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। अदिति खन्ना हमेशा उसके लिए वहां थी और उसके भाई और बहन को प्रमुख हाई स्कूलों में दाखिला मिल गया। विश्वविद्यालय के दौरान अदिति खन्ना के समर्थन से दोनों ने
व्यवसाय शुरू करने के लिए संघर्ष किया और केवल 3 छोटे वर्षों में उन्होंने एक व्यापार साम्राज्य बनाया जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में प्रवेश किया। साल बीत गए, अर्नब अग्निहोत्री ने अपने करियर में सफलता प्राप्त की और उसके पास अपने प्रियजन थे। उसके छोटे भाई बहनों ने अपने साथी ढूंढ लिए और उसकी मां चमकदार दिख रही थी, अब क्षय का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। 25 साल की उम्र में अर्नब अग्निहोत्री ने अंततः अपनी भव्य शादी का जश्न मनाया। अग्निहोत्री फैमिली ने अपना आशीर्वाद भेजा। खन्ना फैमिली ने अपनी बेटी की शादी की दुनिया के सबसे लग्जूरियस होटल में कई रिश्तेदारों और दोस्तों की नजरों के बीच अर्नब अग्निहोत्री और अदिति खन्ना ने शादी की। एक मां की मुस्कान, भाई बहनों की बधाई, क्या यही सब अर्नब अग्निहोत्री कभी चाहता था? शादी की रात अदिति खन्ना शर्मीली थी, उसका सिर नीचा था। जब अर्नब अग्निहोत्री ने लाल मोमबत्ती बुझाई तो ब्राइडल चेंबर बाउंडलेस स्प्रिंग टाइम व्यूज में फट पड़ा। 1 साल बीत गया। अस्पताल के डिलीवरी रूम से अदिति खन्ना की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। जैसे ही एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी गई, अर्नब अग्निहोत्री अपन बड़ी मां और अन्य लोगों के साथ उत्तेजित होकर डिलीवरी रूम में भागा। श्रीमान अर्नब, बधाई हो, यह एक लड़का है। डॉक्टर ने उसे बधाई दी, शिशु को अर्नब अग्निहोत्री को सौंपते हुए। मेरा बेटा। अर्नब अग्निहोत्री अब पहली बार पिता बना, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने बच्चे को क्लमजली उठाया, उसका चेहरा शुद्ध खुशी से भरा हुआ था। पतिदेव अदिति खन्ना ने कमजोर आवाज में बात की, जिससे अर्नब अग्निहोत्री ने बच्चे के साथ जल्दी से अपनी पत्नी के पास पहुंचा, बच्चे की तरह खुश था। अदिति, जल्दी देखो, ये हमारा बच्चा है। अदिति खन्ना अर्नब अग्निहोत्री की बाहों में समाई हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति संतोष से भरी थी। पतिदेव, ये हमारा बच्चा है, चलो इसका नाम आकाश अग्निहोत्री रखते हैं। आकाश अग्निहोत्री। अर्नब अग्निहोत्री ने खुद से बुदबुदाया, फिर तेजी से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, चलो इसे आकाश अग्निहोत्री कहते हैं। समय पलक झपकते ही बीत गया। न एक के बाद एक बीतते गए। मां अग्निहोत्री अपने पोते के साथ रोज खुश होती थी। अर्नब अग्निहोत्री का करियर बूमिंग था, उसकी पत्नी ग्रेसफुल और वर्चुअस थी, घर की उत्कृष्ट देखभाल करती थी। उसके भाई बहन दोनों शादीशुदा थे और अर्नब अग्निहोत्री खुद जीवन में इतना लीन था कि वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। जिस साल अर्नब अग्निहोत्री 50 साल का हुआ, वह पहले ही कनपटियों पर सफेद बाल लिए हुए था। उसका बेटा बड़ा हो गया था, उसने अपना साथी ढूंढ लिया था। मां अग्निहोत्री बूढ़ी हो रही थी, उसके भाई और बहन के अपने बच्चे थे। एक बार परेशान परिवार अंततः ब्रांच्ड आउट हुआ, एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जी रहा था। 60 साल की उम्र में अर्नब अग्निहोत्री के सिर पर पहले ही सफेद बाल थे। उसका बूढ़ा चेहरा एक पुराने पेड़ की छाल की तरह सिकुड़ा हुआ था, जो ये दर्शाता था कि वह अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में प्रवेश कर रहा था। उसी साल अर्नब अग्निहोत्री ने ततः अपने पोते को अपनी गोद में लिया, लेकिन इसी साल एक गंभीर बीमारी ने हमला किया, जिससे वह बिस्तर पर पड़ गया। लग्जूरियस विला में अर्नब अग्निहोत्री की आंखें लाइफलेस थीं, उसका शरीर 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वह मेडिकल ट्यूब्स में लिपटा हुआ था। उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क था, जो उसे फेडिंग लाइफ को बनाए रखने के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान कर रहा था। उसके बगल में उसकी बूढ़ी माँ, वे भाई बहन जिनकी उसने पूरे जीवन रक्षा करने की कसम खाई थी, और उसकी प्यारी पत्नी और बच्चे थे। उसके परिवार ने उसे घेर लिया था। सिसकियां और चीखें, सैडनेस की एक लहर विला में फैल गई। दादाजी, कृपया जुआ को मत छोड़ो, एक युवा लड़की ने अर्नब अग्निहोत्री का बूढ़ा हाथ कसकर पकड़ा, सिसकते हुए। पिताजी निश्चिंत रहे, मैंने सबसे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढ लिया है, वे रास्ते में है। आकाश अग्निहोत्री ने एक मौनफुल अभिव्यक्ति के साथ कहा। अर्नब, तुम नहीं मरोगे। मां अग्निहोत्री ने अपनी क्लाउडी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा। भाई अंजलि अग्निहोत्री और उसके भाई ने गला घोंटा। पतिदेव, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? अदिति को छोड़ सकते हो? अदिति खन्ना दुख में रोई। इस पल अर्नब अग्निहोत्री की आंखें क्लाउडी थी, जैसे उसने अपने चारों ओर के रिश्तेदारों को डेजर्ली देखा। वह अपने जीवन को लगातार याद कर रहा था। उसने शादी की और बच्चे हुए, अपने माता पिता के प्रति फिलियल था, अपने भाई बहनों की देखभाल की, और अपने जीवन के अंत में उसके पोते पोतियां भी उसके बगल में थे। सभी हिसाब से उसका जीवन परफेक्ट होना चाहिए था। फिर भी अर्नब अग्निहोत्री समझ नहीं पाया कि उसके दिल में अनिच्छा का एक निशान क्यों था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया था। ये चीज उसके लिए महत्वपूर्ण थी, मानो वह 14 साल की उम्र में गायब हो गई हो। जैसे अर्नब अग्निहोत्री ने ये सोचन एक ही बहुत कोशिश की कि उसने क्या खोया था। जैसे उसके दिल की धड़कन कमजोर होती गई, वह अभी भी याद नहीं कर पाया कि वह क्या था। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए हार्ट फेलियर से पीड़ित अर्नब अग्निहोत्री मृत्यु की गंध से घिरा हुआ था। उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था, उसकी आंखें फोकस खोने लगी थीं, और उसे इस दुनिया को छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस क्षण अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर के प्रियजनों के चेहरे
वह दुख से भरे नहीं थे, इसके बजाय उनके चेहरों पर एक सिनिस्टर मुस्कान छा गई, जैसे रक्तरंजित आंखें अर्नब अग्निहोत्री को घूर रही थीं। क्या मैं मरने वाला हूं? अर्नब अग्निहोत्री ने खुद से बार बार पूछा, जैसे मृत्यु यूं करीब आ रही थी। हाँ, मैं वास्तव में मरने वाला हूं। मैंने ग्लोरी और वेल्थ का जीवन जिया है, मेरे चारों ओर बच्चे और पोते पोतियां हैं, मुझे संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन क्यों क्यों मेरा दिल मुझे बता रहा है मैं अभी मर नहीं सकता। मैंने कुछ खो दिया है, कुछ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्या खोया है? अर्नब अग्निहोत्री के दिमाग को ऐसा लगा जैसे सुइयों से छेद किया जा रहा था, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन न उसने एगनी को सहन किया और हताशा से अपने जीवन को याद करने की कोशिश की। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या बिस्तर पर लेटा व्यक्ति वास्तव में मैं हूं? नहीं, वह मैं नहीं है, नहीं, वह वास्तव में मैं है। अर्नब अग्निहोत्री दर्द में चिल्लाया। उसके शब्द नॉनसेंस की तरह लग रहे थे, लेकिन उस पल उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक डेमन लाइट भाप बनकर निकली और चारों ओर का स्थान हिंसक विस्फोटों में फट गया। ऐसे दृश्य ने अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर के रिश्तेदारों के चेहरों का रंग नाटकीय रूप से बदल दिया। उनकी आंखें वेनमस थी, फिर भी उन्होंने अत्यधिक पैनिक दिखाया, मानो चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। अर्नब, तुम शांति से जा सकते हो। इस जीवन में तुम्हें अपना बेटा पाकर मैं वास्तव में संतुष्ट हूं। भाई, चिंता मत करो, मैं और तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारे बच्चों और पोते पोतियों का ख्याल रखेंगे। भले ही तुम इस दुनिया को छोड़ दो, हम उन्हें अपना ही मानेंगे। पतिदेव, तुम्हारे जाने के बाद अदिति तुमसे मिलने आएगी और अगले जीवन में हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। गर्म शब्द कहे गए, फिर भी उन्होंने अर्नब अग्निहोत्री के चारों ओर डेमन लाइट को और भी ड्रेडफुल बना दिया। बूम! एक थंडरस विस्फोट, हेवन एंड अर्थ ढह गए। डेमन लाइट की एक किरण ने प्राचीन और आधुनिक दुनिया को शैटरिंग कर दिया। प्रतीत हुआ जैसे इसने समय और स्थान के बैरियर को तोड़ द छोटी ही या हो बस। अर्नब अग्निहोत्री ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी झुर्रीदार त्वचा चिकनी हो गई, उसके पीले बाल जेट ब्लैक हो गए और उसका शरीर ग्लेज की तरह क्राफ्टेड एक रेडियंस इमिटिंग कर रहा था जो पहले कभी नहीं था। मैं कौन हूं? मैं अर्नब अग्निहोत्री हूं। मैं अनडाइंग वेनरेबल हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो 9 हेवंस पर असेंड करने और सभी प्राणियों का निरीक्षण करने वाला है। शून्य ढह गया, हेवन एंड अर्थ फट गया। नव अग्निहोत्री आकाश की ओर दहाड़ा, उसके चारों ओर स्काई रीचिंग डेमन लाइट फूट पड़ा, उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, उसका पूरा अस्तित्व फ्रेंजी के चरम पर पहुंच गया। ये कैसे संभव है? मां अग्निहोत्री का चेहरा मृत्यु जैसा पीला पड़ गया और उसने एक पियर्सिंग चीख निकाली, फिर भी उसकी आवाज अत्यंत श्रिल थी। ये दुनिया इतनी वास्तविक लगती है, इतनी वास्तविक कि मैं इस हार्ड डेमन ट्रिब्यूलेशन में लगभग पेरिश्ड हो गया था। अर्नब अग्निहोत्री ने कहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, उसका शरीर कांप रहा था। बस थोड़ा सा, वास्तव में एक बाल की चौड़ाई से। अर्नब अग्निहोत्री यदि अचानक पुनरुत्थान के लिए नहीं तो लगभग हार्ड डेमन इल्यूजन रेल्म के भीतर गिर गया होता। हाँ। अचानक मां अग्निहोत्री ने एक अजीब हंसी निकाली और अन्य करीबी रिश्तेदारों के चेहरे सिनिस्टर हो गए। एक चिली आवाज अर्नब अग्निहोत्री के कानों में गूंज उठी। अर्नब अग्निहोत्र, बड़ी ही भले ही तुम जाग गए हो, तो क्या तुम्हारा दिल हमें बताता है तुम हार्ड डेमन इल्यूजन रेल्म को तोड़ नहीं सकते जो हमने बनाया है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे परिवार के प्रति लगाव है। यदि तुम यहां से भागना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रियजनों को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो? हे हार्ड डेमन केओटिक डांस। सिनिस्टर आवाजें हवा में भर गईं, जिससे अर्नब अग्निहोत्री की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। झूठी चीजें हमेशा झूठी ही रहेंगी। आज अर्नब अग्निहोत्री 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काट देगा और तुम सबको एक एक करके मार डालेगा। हेवनली पनिशमेंट। हेल्बर्ट बूम! सभी दिशाओं के हेवन एंड अर्थ ने प्राचीन और आधुनिक समय को हिला दिया। शून्य हिल गया, हेवन एंड अर्थ ध्वनि से फट गए और अर्नब अग्निहोत्री की भौहों के बीच से एक 3 इंच की ब्लड स्पीयर निकली, तेजी से चमकती हुई। 3 इंच की ब्लड स्पीयर हवा से मिलते ही मैसिवली फूल गई और तुरंत अर्नब अग्निहोत्री के हाथ में आ गई। उसका शरीर क्रिम्सन ब्लड में डूबा हुआ और प्रिमिटिव पैटर्न्स पहले कभी नहीं देखी गई एक भयंकर आभाराडी एक्टिंग कर रहा था। प्राचीन या आधुनिक? पहले मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, फिर मैं अपने बेटे को मारूंगा। पहाड़ों को तोड़ने और आकाश को चीरने वाली गर्जना के साथ अर्नब अग्निहोत्री का चेहरा रूथलेस और आइसी था। अपने भाले के एक थ्रस्ट से अदिति खन्ना और आकाश अग्निहोत्री को मौके पर ही मार दिया गया। मेरे भाई और बहन का नरसंहार, मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश। रक्तरंजित बड़ा हेल्बर्ट फ्रिजिड और टेरिफाइंग एक थ्रस्ट के साथ सैल्यूट किलिंग पावर से फट गया। अंजलि अग्निहोत्री और रवि अग्निहोत्री हार्ड डेमन इल्यूजन रेल्म के वंशजों में सभी के साथ सभी अर्नब अग्निहोत्री के मर्सिलेस थ्रस्ट के तहत टुकड़ों में टूट गए। बूम बूम बूम! शून्य टूट गया, विस्फोट गूंजे। अर्नब अग्निहोत्री पागल हो गया प्रतीत हुआ, फिर भी उसका शरीर और आत्मा कांप रहे थे। हार्ड डेमन इल्यूजन रेल्म की विविडनेस ने अर्नब अग्निहोत्री द्वारा अनुभव की गई हर चीज को
उसके दिमाग में गहराई से एनग्रेव्ड कर दिया, हर व्यक्ति को मारने के साथ उसका दिल ब्लीडिंग हो रहा था। कुल चुप्पी छा गई, हेवन एंड अर्थ मूक। एक दयालु चेहरा, दुखद आंखें। मां अग्निहोत्री ने एक दयनीय मुस्कान बड़ी और कहा, अर्नब मुझे मार डालो ताकि तुम वास्तव में हार्ट डेमन इल्यूजन रेल्म से बाहर निकल सको और अपने दिल की सच्ची इच्छा का पीछा कर सको। क्लैंग मां अग्निहोत्री के दयालु चेहरे को देखते हुए उसके डेसोलेट शब्दों को सुनते हुए अर्नब अग्निहोत्री का शरीर कांप उठा और हेवनली पनिशमेंट हैल्बर्ड उसके हाथ से शक्तिहीन होकर गिर गया, जमीन पर एक गड़गड़ाहट के साथ टकराया। अर्नब अग्निहोत्री जानता था उसके सामने की मां अग्निहोत्री झूठी थी, हार्ट डेमन इल्यूजन का एक मैनिफेस्टेशन, और अपने हैल्बर्ड के एक साधारण थ्रस्ट से वह इस हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन से पूरी तरह से मुक्त हो सकता था। लेकिन यह एक चुनाव था, एक चुनाव जो बड़े बुरी तरह से रूथलेस था। यदि अर्नब अग्निहोत्री वास्तव में अपना हैल्बर्ड घुमाता तो इसका मतलब ये होता कि वास्तविकता में वह मां अग्निहोत्री के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। अर्नब अग्निहोत्री ऐसा इनह्यूमेन कार्य कैसे कर सकता था? इसलिए हार्ट डेमन का इल्यूजन रेल्म कल्टिवेटर्स द्वारा इतना डरा हुआ है। ये वास्तविकता को दर्शाता है, एक व्यक्ति को एक कोने में धकेलता है जहां कोई बच नहीं सकता। अब अर्नब अग्निहोत्री इस आधा को पार नहीं कर सका, हार्ट डेमन इल्यूजन रेल्म का सबसे भयानक पहलू। अर्नब, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, एक गंभीर सर्दी के कारण मैंने तुम्हें 10 मील तक अपनी पीठ पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया था? उस आला भारी बर्फ के बीच मेरे हाथ पैर काम से छाले पड़ गए थे, लेकिन मैंने लगन से काम किया। ये सब तुम्हारी दवा के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए था, यह उम्मीद करते हुए कि तुम स्वस्थ होकर बड़े होगे। बात करना बंद करो, मां अग्निहोत्री के हार्ट डेमन का इल्यूजन दुख में बोला, जिससे अर्नब अग्निहोत्री जोर से रो पड़ा, अपना सिर पकड़े हुए एविडेंटमेंट टोमेंटेड था अपने सामने के चुनाव से। बूम! अचानक अनादिकाल हीव एनली पनिशमेंट हैल्बर्ड में एक ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हम अत्यधिक आभा हेवंस में जा गिरी। किलिंग इंटेंट ने युगों को हिला दिया और रक्तरंजित बड़ा हैल्बर्ड अर्नब अग्निहोत्री के हाथों में तैर गया। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसके शरीर को एक प्रोफाउंडली थिक डेमन लाइट ने घेर लिया। मारो! हेवन एंड अर्थ पर हावी होते हुए, यूनिवर्स को कांपाते हुए हेवनली पनिशमेंट हैल्बर्ड से एक ठंडा कठोर आवाज गूंज उठी। इसे सुनकर अर्नब अग्निहोत्री को ऐसा लगा जैसे वह पोजेस्ड हो गया था, जैसे उसकी पुतलियां धीरे धीरे गायब हो गईं, जिससे उसकी आंखें पेल वाइट रह गईं। हार्टलेस, बिना इच्छा के हेवन एंड अर्थ एच का नरसंहार करते हुए, बूम बूम बूम, अर्नब अग्निहोत्री ने अपना स्पीयर अनलीश किया और हार्ट डेमन जो उसकी मां में बदल गया था, अचानक कुछ भी नहीं में टूट गया। जैसे हेवनली वॉल्ट एक स्पाइडर्स वेब की तरह फटाए का हेवन शेकिंग विस्फोट गूंजा और अर्नब अग्निहोत्री अंततः हार्ट डेमन इल्यूजन रेल्म से बाहर निकल गया। दुनिया स्पष्ट और उज्ज्वल हो गई, हरे पहाड़ों और साफ पानी के साथ। शिखर पर पौधे और वनस्पति हरे भरे और जीवंत थे, और ताजी घास की खुशबू से सजी एक हवा ने सीनरी को और भी एडिलिक बना दिया। अर्नब अग्निहोत्री जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी एक बार की पेल आंखें धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक काली पुतलियां फिर से प्राप्त कर रही थीं। उसके चारों ओर सिनिस्टर डेमन लाइट डिसिपेट होने लगी और हेवनली पनिशमेंट हैल्बर्ड एक काले प्रकाश में बदल गया, उसके माथे में वापस विलीन हो गया। मैंने क्या किया है? अर्नब अग्निहोत्री ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी नजरें अपने ही हाथों पर टिकी हुई थीं। उसके दिल और आत्मा में एक हड्डी गहरा गिल्ट परपेचुअली बढ़ रहा था, जिससे उसे इतनी तीव्र पीड़ा महसूस हो रही थी कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। बस कुछ ही पल पहले यह ऐसा था जैसे वह एक भयानक शक्ति से भरा हुआ था, जिसने उसे डिस्पैशनेट और रूथलेस बना दिया था। हार्ट डेमन को हार्टलेसली मिटा दिया था, जिसने उसकी मां का रूप ले लिया था। हालांकि जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल विजडम वापस आई, उसके दिल में चुभने वाला दर्द उसे पश्चाताप में जोर से दहाड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। हार्ट डेमन को पार करना आसान है, लेकिन किसी के अपने दिल से इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता। भले ही अर्नब अग्निहोत्री ने शक्तिशाली हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया था और हेल्फ इमॉर्टल बॉडी प्राप्त कर लिया था, इस दुनिया में इनविंसिबल बन गया था, वह ने भीतर के संघर्ष को पार नहीं कर सका। अर्नब अग्निहोत्री के बाल बिखरे हुए थे, जैसे उसने आकाश की ओर फ्यूरियसली दहाड़ा। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। उसकी गर्जना ने स्वर्ग से सवाल किया, यह मांग करते हुए कि छोटी ही उन्होंने उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों की थी। बूम! हेवनली वॉल्ट बिजली से गूंज उठा और पृथ्वी कांप उठी। जैसे अर्नब अग्निहोत्री मैडनेस में गिर गया, उसके भीतर की शक्ति फूट पड़ी और भयानक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। बैंग बैंग बैंग, पहाड़ ढह गए, जमीन ढह गई, अंतहीन शून्य अनाइलेटेड हुआ और फिर से बना जंगल राख हो गए, और दर्द और मैडनेस की वाइल्ड चीखें पक्षियों और जानवरों को रक्त कोहरे के बादलों में फट गईं। एक अपोकलिप्स के समान दृश्य में
बूम! अचानक एक मैनिक ऑरा ने अर्नब अग्निहोत्री को घेर लिया, जैसे वह बादलों में क्रेजली चार्ज कर गया, पर्वत शिखर से पूरी तरह से गायब हो गया, अपने पीछे डेविस्टेटेड और डेसोलेट पर वत श्रृंखलाएं छोड़ गया, जैसे उन पर एक परमाणु हथियार से बमबारी की गई हो। विशाल दुनिया अंतहीन बादलों के नीचे फैली हुई थी। अर्नब अग्निहोत्री आकाश में एक रक्तरंजित मीटियोर की तरह स्ट्रीकिंग कर रहा था। बादल उसके सामने टूट रहे थे, शून्य ध्वनि से फट रहा था, उसकी अनपैरेलल्ड शक्ति 8 दिशाओं में रिपल्स भेज रही थी और किसी को भी जो देखता था उसमें डर की एक बड़ी भावना भर रही थी। अचानक अर्नब अग्निहोत्री ने बड़ी ही धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी बाहों को फैलाते हुए जैसे उसने खुद को जमीन की ओर गिरने दिया। अर्नब अग्निहोत्री थक गया था, वास्तव में थक गया था, और इसका उसकी कल्टिवेशन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि तमा से निकलने वाली थकावट से था। अब वह केवल गहरी नींद सोना चाहता था, ये जाने बिना कि वह हृदय पीड़ा से जागेगा या नहीं। पूर्वी सागर और आकाश एक रंग में विलीन हो गए, लहरें धीरे से लुढ़क रही थी, पानी नीला और साफ था। एक विशाल लहर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव की ओर बढ़ी, पानी पर उछलती हुई, मानो वह किसी भी क्षण लहरों द्वारा निगल ली जा सकती थी। दीदी जल्दी देखो, समुद्र में कोई है। एक युवा लड़का, उसकी त्वच भूरी लेकिन नाजुक विशेषताओं के साथ साधारण कपड़े पहने हुए एक युवा महिला को एंक्शसली पुकारा। भूषण, मजाक करना बंद करो। ऐसी विशाल लहरों के साथ अगर समुद्र में कोई होता तो वह बहुत पहले ही समुद्र तल में बड़े उबा गया होता और मछलियों द्वारा खा लिया गया होता। लगभग 18 या 19 साल की महिला ने लड़के को थोड़ी भौहें सिकोड़कर डांटा। दीदी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, खुद आकर देखो। जैसे ही युवा लड़के की अर्जेंट आवाज गूंज उठी, महिला की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से अपने भाई के बगल में जाकर समुद्र की ओर देखने लगी। लहरें उठती और गिरती थीं और पानी गहरा नीला था। उन्होंने पानी में एक पतली आकृति तैरती हुई देखी। उसके बिखरे बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया था, जिससे उसकी विशेषताओं को पहचानना असंभव था। जल्दी करो, हमें उसे बचाना होगा, महिला ने अर्जेंट ढंग से कहा, अपने सामने के दृश्य को देखते हुए। भाई बहन ने कुशलता से मछली पकड़ने का जाल नीचे फेंका और जोरदार खींचने के बाद अंततः उस व्यक्ति को पानी से बचाया। छोटे भैया, जल्दी देखो, क्या वह अभी भी सांस ले रहा है? युवा लड़का देर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जल्दी से आदमी की सांस जांच रहा था। जब उसने पाया कि आदमी अभी भी जीवित था तो उसने उत्तेजना की एक आवाज निकाली, दीदी, वह मरा नहीं है। बूम बूम बूम! मछली पकड़ने वाली नाव का इंजन गरजा, जैसे युवा लड़के ने पोत को किनारे की ओर चलाया। केबिन के अंदर एक कंबल ने अर्नब अग्निहोत्री के शरीर को ढांक दिया था और उसके बगल में एक स्टोव ने तंग जगह को गर्म कर दिया था, जिससे ये काफी आरामदायक हो गया था। अचानक एक गर्जना सुनाई दी। अर्नब अग्निहोत्री ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा मुड़ा हुआ और भयंकर था, मानो एक भयानक दुर्स्वप्न से पागल हो गया हो। उसने अपने बगल के स्टोव को जमीन पर लात मारी, अपने नीचे लकड़ी के बिस्तर को टुकड़ों में और दिया। एक अत्यंत फ्रेंजीड आभा एमिटेड कर रहा था। क्रेग केबिन का दरवाजा खुल गया और अपने सामने के दृश्य को देखकर गुड़िया का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी वह जल्दी से पास आए और कोमलता से अर्नब अग्निहोत्री को अपनी बाहों में पकड़ लिया, धीरे से उसे सांत्वना देते हुए, डरो मत, सब खत्म हो गया। जब गुड़िया ने उसे कोमलता से सांत्वना दी, अर्नब अग्निहोत्री का शरीर थोड़ा सख्त हो गया और उसकी भयंकर अभिव्यक्ति को छल हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे केंद्रित हुई, अंततः उसके सामने की युवा लड़की की उपस्थिति को पहचान पाए। उसने एक साधारण पोनीटेल पहनी थी, साफ आंखों के साथ, और उसकी त्वचा गेहूं के रंग की थी, स्पष्ट रूप से समुद्र में वर्षों बिताने से धूप में तपी हुई थी, जिससे उसे बहुत सुंदर न होने के बावजूद एक ताज़ा और धूप वाला एहसास मिला और उसमें मछली की गंध थी। तुम कौन हो? एक युवा लड़की द्वारा पकड़ा जाना अर्नब छोटी ही होत्री को असहज कर रहा था, इसलिए उसने धीरे से उसे दूर धकेला। उसकी आंखें गहरी होती गईं जैसे उसने उसे देखा। नमस्ते, मेरा नाम गुड़िया है, तुम्हारा नाम क्या है? सरल फिर भी ग्रेसफुल मैनर्स में कोई कमी नहीं। गुड या मुस्कुराए, ऐसा लगा मानो उसकी मुस्कान के साथ मंद केबिन भी रोशन हो गया हो। सनी और अनप्रिटेंशियस गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे उसे हिचकिचाहट हुई। उसकी आंखें गहरी बड़ी ही थी जैसे उसने उसे देखा। काफी देर बाद अर्नब अग्निहोत्री के चेहरे पर एक पेक्यूलियर अभिव्यक्ति दिखाई दी, फिर भी उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उनकी हथेलियां मिली। लड़की का हाथ खुरदुरा था और उसकी हथेली पर कई कैल्सेस थे, स्पष्ट रूप से वर्षों से कड़ी मेहनत करने के कारण। ये वही था जो अर्नब अग्निहोत्री ने अनुभव किया। अरे, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। गुड़िया अर्नब अग्निहोत्री का हाथ पकड़े हुए अन्य छोटी इलाओं की विशिष्ट बैशफुलनेस नहीं दिखा रही थी, बल्कि स्वाभाविक रूप से बात कर रही थी। लड़की का हाथ छोड़ते हुए उसके काले बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया।
उसकी आवाज थोड़ी गहरी थी। उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, हर किसी का एक नाम होता है, तुम्हारा क्यों नहीं? गुड़िया ने सवाल किया। दीदी, क्या वह जाग गया? अचानक युवा लड़का केबिन में आया। यह मेरा भाई है भूषण। आज हम समुद्र में मछली पकड़ रहे थे जब हमने तुम्हें पानी में तैरते हुए पाया और तुम्हें बचाया। जैसे गुड़िया ने अपने भाई का परिचय दिया, उसने बताया कि उन्होंने अर्नव अग्निहोत्री को कैसे बचाया था। दुर्भाग्य से पूरी बातचीत के दौरान अर्नव अग्निहोत्री ने बिल्कुल भी दखल नहीं दिया, जिससे भाई बहनों को गलती से लगा कि यह सदमे के कारण हो सकता है और वह अभी तक उससे बाहर नहीं आया था। दीदी, वह एक लकड़ी के लट्ठे जैसा है, भूषण ने धीरे से फुसफुसाया। जाओ बकवास करना बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा, गुड़िया ने धीरे से डांटा। मछली पकड़ने वाली नाव बंदरगाह लौट रही थी और कई घंटों की यात्रा के बाद यह अंततः अंतर्देशीय जल तक पहुंच गई। जैसे ही मछल बड़ी पकड़ने वाली नाव डॉक की भाई बहन और अर्नव अग्निहोत्री अंततः घाट पर कदम रखे। घाट के सामने गुड़िया ने अर्नव अग्निहोत्री को देखा, जो अभी भी शांत था और केवल लाचार होकर अपना सिर हिला सकी। हम भाई बहन तुम्हें केवल यहीं तक ले जा सकते हैं, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। अरे दीदी, उसकी चिंता करना बंद करो, हमने जो कुछ भी कर सकते थे वह कर दिया है, चलो जल्दी घर चलते हैं खाना खाने के लिए। युवा भूषण ने अपनी बहन को खींचा और दूर चलने लगा, लेकिन पूरे समय अर्नव अग्निहोत्री ने कोई हरकत नहीं की। मेरा घर कहाँ है? घाट के सामने अर्नव अग्निहोत्री ने हेवन एंड अर्थ के बीच दूरी में देखा। उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी थीं, उसकी आवाज अत्यधिक कड़वी थी। वह हार्ट डेमन ट्रिब्यूलेशन से सुरक्षित रूप से बच गया था और यहां तक कि डेमी इमॉर्टल बॉडी भी प्राप्त कर लिया था। जब तक वह अपनी कल्टिवेशन को ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग लेट स्टेज तक पूरा करता और इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन का सामना करता, वह मॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल बन सकता था। इमॉर्टल बनने के लिए ऐसे टेम्पटिंग शब्द, कुछ ऐसा जिसकी अर्नव अग्निहोत्री हमेशा से लालसा कर रहा था। लेकिन अब अर्नव छोटी ई होत्री बहुत कंफ्यूज था। क्या वह तथाकथित इमॉर्टल बनने के लिए हार्टलेसली अपने सभी करीबी रिश्तेदारों को मार सकता था? क्या इमॉर्टल बनने की कीमत मेरे परिवार की मौत है? अर्नव अग्निहोत्री ने खुद से बुद्ध आया। वह समझ नहीं सका, न ही वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत कर सका, क्योंकि वह अपने भीतर इस बाधा को पार नहीं कर सका और लगातार इस सैड इमोशन में डूबा हुआ था। अरे तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? गुड़िया किसी समय वापस आ गई थी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। दुर्भाग्य से अर्नव अग्निहोत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने विचारों में डूबे रहने लगा। शायद एक बार जब उसे अपने दिल में जवाब मिल आता तो वह इस सैड स्टेट से खुद को मुक्त कर सकता था। अर्नव अग्निहोत्री को एक लकड़ी की मूर्ति की तरह देखकर शांत और स्थिर भूषण ने असंतोष से कहा, दीदी, मैंने तुमसे कहा था कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हें वापस आना पड़ा। देखो, वह तुम्हें जवाब भी नहीं दे रहा है, फिर भी तुम ठीक है? छोटे भाई, बात करना बंद करो, गुड़िया ने डांटा। इस समय सूर्यास्त फेडिंग हो रहा था और दिन का प्रकाश धीरे धीरे गहरा हो रहा था। अर्नव अग्निहोत्री को देखते हुए जो मोशनलेस और साइलेंट रहा, गुड़िया ने लाचार होकर साय किया, यदि तुम विलिंग हो तो तुम रात के लिए मेरे यहाँ रह सकते हो। कल मैं तुम्हें शहर के आईना विभाग ले जाऊंगी ताकि तुम्हारे परिवार से संपर्क करने में मदद मिल सके। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम पागल हो? दीदी, तुम एक अजनबी को हमारे घर कैसे ला सकती हो? युवा लड़के की अभिव्यक्ति बदल गई। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वह सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं है? शायद उसने इस समुद्री आपदा में अपनी याददाश्त खो दी है। जब हमने उसे बचाया है तो क्या हमें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए? गुड़िया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अर्नव अग्निहोत्री का हाथ पकड़कर वह दूर की ओर चलने लगी, जिससे युवा लड़के को कड़वाहट से मुस्कुराना पड़ा और तेजी से दोनों का पीछा किया। छोटा गांव में पूर्वी सागर के किनारे स्थित गांव वाले पीढ़ियों से मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। हाल की जीवन बहुत समृद्ध नहीं था, वे आत्मनिर्भर थे। हलचल भरे बड़े शहरों की तुलना में इसमें कम शोर था, लेकिन शांति का एक बड़ा एहसास था। इस समय रात के दौरान हर घर खाना बनाने के लिए आग जला रहा था, हल्का धक छोटे ओ उठ रहा था, जो छोटा गांव में एक जीवंतता भी ला रहा था। गुड़िया लड़की वापस आ गई। एक दयालु बूढ़े आदमी ने गुड़िया और उसके भाई का अभिवादन किया। भूषण, ये साथी कौन है? एक और चाची ने अर्नव अग्निहोत्री के बैग राउंड के बारे में पूछा। वह उसे मुटू कहते हैं, एक भिखारी जिसे मेरी दीदी ने उठाया। भूषण अभी भी एक युवा लड़के के इम्पल्सिव स्वभाव के साथ अपनी बहन द्वारा एक अजनबी को घर लाने से असंतुष्ट था। गांव वालों के सवालों का सामना करते हुए उसने तुरंत अर्नव अग्निहोत्री को एक उपनाम दिया। तुम छोटे भाई, यदि तुम ऐसे ही रेकलेस बने रहे तो घर पहुंचने पर देखना मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। गुड़िया ने एक बड़ी बहन की भूमिका नी। भाई युवा लड़के को हाशली डांटा।
अपनी बहन की कठोर आवाज सुनकर भूषण ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, ठीक है दीदी, मुझे पता है मैं गलत था। मैं लगभग भूख से मर रहा हूं, चलो जल्दी घर चलते हैं। जैसे ही उसने बात की, युवा लड़का सबसे पहले अपने घर की ओर भागा, जिससे गुड़िया ने लाचार होकर सिर हिलाया और जल्दी से अर्नब अग्निहोत्री का हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़ी। छोटे गांव के अंत में एक पुराना 2 मंजिला टाइल का घर खड़ा था। उसकी दीवारें मॉडल थीं और उसका जंग लगा गेट कुछ डिलैपिडेटेड था। स्पष्ट रूप से ये दर्शाता था कि घर ने कई साल देखे थे। जैसे गुड़िया ने सामने का दरवाजा खोला, वे तीनों अंदर चले गए। भाई बहनों का घर छोटे उराना और प्राचीन फर्नीचर पिछली शताब्दी के बचे हुए उत्पादों जैसा लगता था। मन प्रकाश में उजागर हुआ, जिससे पूर्ण एम्प्टीनेस का एक प्रभाव मिला और यह साबित हुआ कि भाई बहनों का जीवन बल्कि स्ट्रेटन था। यहाँ आराम से बैठो और कुछ भी मत छूना, ठीक है? मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ। अगर मैंने वापस आने पर तुम्हें इधर उधर भागते हुए पाया तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा, सुनते हो? गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री को 9 साल के बच्चे को फुसलाने की तरह एक सीट पर बैठाया, बार बार चेतावनी दी इससे पहले कि वह एक एप्रन बांधे रसोई में आग जलाने के लिए गई और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने की मेज पर युवा लड़का भूषण अपनी छोटे ओसी पर बोर होकर बैठा था। अपने सामने अर्नब अग्निहोत्री को चुपचाप बैठे हुए देखकर उसके काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। भूषण के भीतर एक मिस्चिवस इच्छा जागृत हुई। देखते हैं ये लकड़ी का पुतला कैसा दिखता है। युवा लड़का हंसा और सावधानी से अर्नब अग्निहोत्री के पास पहुंचा, उसके बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एक जोड़ी हाथ सफेद और जैद की तरह चिकने चुपचाप भूषण की गर्दन के चारों ओर कस गए। उसे हवा में उठा लिया। अर्नब अग्निहोत्री के बालों के नीचे छिपी आंखों से एक भयंकर और ठंडी चमक निकली। दीदी मदद करो, युवा लड़के ने जोर से चिल्लाया, जिससे रसोई में गुड़िया दौड़कर बाहर आए। भूषण का चेहरा लाल हुए और अर्नब अग्निहोत्री की पकड़ में स्ट्रगलिंग करते हुए देखकर वह जल्दी से अर्नब अग्निहोत्री के पास पहुंची। एंक्शसली कह रही थी, जल्दी उसे नीचे रखो। उस पल अर्नब अग्निहोत्री की आंखों में भयंकर प्रकाश बड़ी ई का पड़ गया। उसने उदासीनता से गुड़िया को देखा, कैजुअल ढंग से लड़के को छोड़ दिया और फिर दरवाजे की ओर चलने के लिए खड़ा हो गया। अरे इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? गुड़िया ने उसे घर से निकलने से पहले ही उसका रास्ता रोक लिया। ये जगह मेरे लिए नहीं है, अर्नब अग्निहोत्री ने नीची आवाज में कहा। अगर तुम चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इतनी देर हो चुकी है। कल मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, ठीक है? गुड़िया एक धाटड़ लड़की थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि छोटा गांव में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और बाहर की सड़कें उबड़-खाबड़ थीं। अगर अर्नब अग्निहोत्री को कुछ खतरनाक हो जाता तो उसकी कॉन्शियंस उसे आसानी से आराम करने नहीं देती। खांसी 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 दीदी, उसने मुझे लगभग गला घोंट दिया था। युवा लड़का खांसता रहा, स्पष्ट रूप से अर्नब अग्निहोत्री के कार्यों से डरा हुआ था। तुम छोटे बदमाश, वह पहले ठीक था, जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिससे वह ऐसे रिएक्ट करे। गुड़िया अच्छी तरह जानती थी कि उसका छोटा भाई कितना शरारती हो सकता था। हालांकि उसने जो हुआ था वह नहीं देखा था, वह अनुमान लगा सकती थी कि उसके कार्यों ने जरूर उस खतरनाक दृश्य को उकसाया होगा। मैं बस देखना चाहता था कि वह कैसा दिखता है। कौन जानता था कि वह इतना भयंकर होगा? युवा लड़के ने बुदबुदाया। आओ मेरे साथ रात के खाने के लिए वापस आओ और कल जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें शहर के आयना विभाग ले जाऊंगी। अर्नब अग्निहोत्री के मना करने का इंतजार किए बिना गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खाने की मेज पर वापस ले गई। जल्दी से रसोई से खाना परोस दिया। वाह दीदी, क्या तुमने वास्तव में ब्रेज्ड कार्प बनाए हैं? भूषण अभी भी दिल से जुवेनाइल मेज पर स्वादिष्ट भोजन देखकर पिछली बात तुरंत भूल गया और उसने चॉपस्टिक्स के लिए हाथ बढ़ाया ताकि भोजन को डिवाओर कर सके। छोटे बदमाश, यह उसके लिए है। रिया ने लड़के के हाथ से चॉपस्टिक्स गिरा दिए, जिससे उसका चेहरा कड़वा हो गया, जैसे उसने शिकायत की। दीदी तुम बायस्ड हो, एक अजनबी को अपने ही भाई से बेहतर ट्रीट कर रही हो। अपने भाई के अग्रीव चेहरे को देखकर गुड़िया की अभिव्यक्ति भी कड़वी हो गई। उसने मछली के सिर का एक टुकड़ा उठाया और उसे लड़के की कटोरी में रखा, उसे सांत्वना देते हुए, छोटे भाई वह एक मेहमान है और वह अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं है। क्या हमें उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? दीदी मैं समझता हूँ। हालांकि युवा लड़का मिस्चिवस था, वह जानता था कि उसकी बहन के लिए मुश्किल था। उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी कटोरी में खाना खाया और धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ लानकी, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन चूंकि तुम हमारे घर आए हो यह भाग्य है। थोड़ा और खाओ। जैसे गुड़िया ने बात की, वह अर्नब अग्निहोत्री की कटोरी में मछली के टुकड़े डालती रही जबकि वह खुद मेज पर अचार और सफेद चावल खा रही थी। उसका चेहरा ब्राइट और चेयरफुल था। ये दृश्य देखते हुए अर्नब अग्निहोत्री की क्लाउडी आंखें थोड़ी चमकी।
उसने गुड़िया को गहराई से घूरा, अनिश्चित था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और फिर उसने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और मछली का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। क्या यह अच्छा है? अर्नब अग्निहोत्री को अपने द्वारा बनाया गया भोजन खाते हुए देखकर गुड़िया गर्मजोशी से मुस्कुराए। अर्नब अग्निहोत्री ने सावधानी से चबाया, लेकिन केवल 2 निवालों के बाद उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए, जिससे गुड़िया आश्चर्यचकित हो गई। क्या ये तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं है? तुम बहुत दयालु हो। अर्नब अग्निहोत्री ने कुछ असों के लिए रुका, अंततः गुड़िया की ओर देखा। लेकिन इस दुनिया में दयालु लोग असंख्य कैलामिटी से पीड़ित होने के लिए डेस्टिन है। अर्नब अग्निहोत्री की आवाज कर्कश थी, जैसे उसने अपनी कटोरी में मछली को भाई हनों के सामने रखा, फिर से चुप्पी में डूब गया। अर्नब अग्निहोत्री के शब्दों को सुनकर गुड़िया की आंखें दूर हो गईं, उनमें बिटरनेस का एक निशान चमक उठा। जब हम 10 साल के थे, हमारे माता पिता एक जहाज के मलबे में मर गए। हालांकि हमने अपने माता पिता को खो दिया, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस दुनिया में प्यार है। यदि तुम दयालुता के साथ दुनिया का सामना करते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ दयालुता से व्यवहार करेगी। गुड़िया का चेहरा चमक उठा, जैसे उसने बात की, अपने घर की ओर इशारा करते हुए। तुम हमारा घर देखते हो, है ना? इसे गांव वालों ने अपनी दयालुता के कारण मरम्मत किया था। यही कारण है कि हम भाई बहनों के पास रहने के लिए एक जगह है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है, भविष्य कितना भी मुश्किल क्यों न हो, जब तक हम अपने दिल को दयालु रखते हैं, हमें पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल, मेरी दीदी और मैंने दयालु होने की कसम खाई थी, और भविष्य में बहुत पैसा कमाने की, गांव वालों के लिए घरों की मरम्मत करने की, उन्हें खुशी से जीने देने और अच्छे दिन बिताने की, युवा लड़के ने पैशनेटली कहा। जेन्युइन आंखें, एक खुश चेहरा। जब अर्नब अग्निहोत्री ने यह दृश्य देखा तो इसने उसकी आत्मा को गहराई से छू लिया। वह समझ नहीं सका कि क्यों उनकी गरीबी और माता पिता के खोने के बावजूद वे ऐसे दयालु लोग थे। मेरा मानना है कि मानव स्वभाव मूल रूप से ईवल है। इस दुनिया में तुम खुद के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, उसके शब्दों ने भाई बहनों को स्टार्टल्ड कर दिया। तुम गलत हो। यदि तुम हर किसी के साथ ईमानदारी से पेश आते हो तो वे न छोटी ही शुचित रूप से तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। गुड़िया ने अपने फिलॉसफी में दृढ़ता से विश्वास किया। ईमानदारी, दयालुता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कभी नहीं थी। अर्नब अग्निहोत्री की आंखें खो गईं, उस बड़ी ये आभा और भी कंफ्यूज्ड हो गई। भाई बहनों की इस जोड़ी ने अर्नब अग्निहोत्री को एक और दुनिया देखने का मौका दिया, एक ऐसी दुनिया जिसे वह समझ नहीं सकता था। अकेले उसे समझने की बात तो दूर रही, वह बस ये समझ नहीं पा रहा था कि वे अपनी स्पष्ट रूप से कठिन जीवन के बीच इतने खुश क्यों लग रहे थे। रात का खाना जल्दी ही समाप्त हो गया। गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री के रहने के लिए अटारी को खाली कर दिया, जो विभिन्न सामानों से भरी हुई थी। जब भाई और बहन अपने अपने कमरों में चले गए, अर्नब अग्निहोत्री अटारी में बैठा। उसकी नजरें खिड़की के बाहर उज्ज्वल चांद पर खोई हुई थी। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन का एक अवर्णनीय धुंधलापन था। मैंने कब बड़ी ही अच्छे कर्मों के अच्छे फल में विश्वास नहीं किया, केवल अपनी नियति को नियंत्रित करने में, उसे भाग्य पर नहीं छोड़ने में। देखते हैं कि क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसे दयालु लोग हैं। अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, चुपचाप बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा। अर्नब अग्निहोत्री को हार्ट डेमन इल्यूजन रेल्म के भीतर एक बड़ी कैलेमिटी का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसने ऑर्डील को पार कर लिया था और हेल्थ इमॉर्टल बॉडी भी प्राप्त कर लिया था। एक करीबी रिश्तेदार को मारने के कृत्य ने उसे गिल्ट और दर्द से भर दिया था, जिससे वह लगातार खुद को नकारने के लिए मजबूर हो गया। वह नहीं जानता था कि वह सही था या गलत, लेकिन हमेशा उस जवाब की तलाश में रहा था। अर्नब अग्निहोत्री को एक अजीब एहसास हो रहा था, मानो एक गहरी खाई से एक आवाज उसे बता रही थी कि गुड़िया, ये दयालु महिला, शायद उसे वह जवाब प्रदान कर सकती है जिसकी वह तलाश कर रहा था, जिस कारण से उसने ये जगह नहीं छोड़ी थी। अगली सुबह हुई। एक मुर्गे की बांग पूरे छोटा गांव में गूंज उठी, पूरब में सूरज के धीरे धीरे उदय होने की घोषणा करती हुई। मुंह टू, समय हो गया है उठने का। वह भूषण की आवाज दरवाजे के बाहर से आई, धीरे धीरे अर्नब अग्निहोत्री को जगाती हुई। जब अर्नब अग्निहोत्री अटारी से बाहर आया, नाश्ता पहले ही मेज पर लगा हुआ था। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, और चूंकि तुम मुझे बताने के इच्छुक नहीं लगते तो क्या मैं तुम्हें मुंह टू कह सकती हूँ? गुड़िया ने धीरे से पूछा। दुर्भाग्य से अर्नब अग्निहोत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, जो एक टेंटेटिव कॉल के बाद गुड़िया को आश्वस्त करता पर प्रतीत हुआ। आखिरकार वह अर्नब अग्निहोत्री को अरे 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 कहकर संबोधित नहीं कर सकती थी। नाश्ते के दौरान अर्नब अग्निहोत्री ने भाई बहनों के बारे में थोड़ा और सीखा। युवा लड़का आराम के समय समुद्र में मछली पकड़ने में मदद करता था और अपना बाकी समय शहर के स्कूल में बिताता था।
गुड़िया ने परिवार का समर्थन करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ दिया था और आज वही दिन था जब भूषण स्कूल गया था। उन्होंने अर्नब अग्निहोत्री को भी शहर के आईना विभाग ले जाने की योजना बनाई ताकि उसके परिवार की तलाश की जा सके। नाश्ता जल्दी ही समाप्त हो गया और भाई बहन अर्नब अग्निहोत्री को खींचते हुए शहर के लिए बस पकड़ने के लिए 10 मील ऊबड़-खाबड़ सड़क पर चले। निर्मल नगर एक समृद्ध छोटा शहर, बड़ा नहीं लेकिन पूर्वी सागर के निकटता के कारण समुद्री भोजन में समृद्ध। अपनी एडवांटेजेस प्राकृतिक स्थिति के साथ निर्मल नगर की अर्थव्यवस्था थ्राइविंग थी। निर्मल नगर नंबर 1 मध्य विद्यालय वह जगह थी जहां युवा भूषण पढ़ता था। कई छात्र स्कूल के दरवाजों से अंदर गए और अपनी बहन के अर्नेस्ट निर्देशों को प्राप्त करने पर भूषण ने अपनी बहन को हाथ हिलाया और छात्रों के प्रवाह के साथ स्कूल में चला गया। मूव टू मैं तुम्हें शहर के आईना विभाग ले जाऊंगी। अपने भाई को स्कूल छोड़ने के बाद गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री का हाथ पकड़ा। आईना विभाग जाने के लिए तैयार थी, फिर भी गुड़िया का एक खींचने के तहत अर्नब अग्निहोत्री अनमूव्ड रहा। उसकी आवाज कर्कश थी, मेरा कोई घर नहीं है, नहीं मुझे पता है कि भविष्य में क्या होगा। तथाकथित आईना विभाग में मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या? नव अग्निहोत्री के शब्दों को सुनकर गुड़िया का चेहरा सदमे से जम गया। चिल्लाई, तुम्हारे पास घर कैसे नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन न हो? क्या हम क्या कर सकते हैं? गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री को डेजर्ली देखा। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, स्पष्ट रूप से एक बड़ी दुविधा का सामना कर रही थी। तुम मुझे छोड़ दोगे? अर्नब अग्निहोत्री की आंखें गहरी थी और उसकी आवाज इंस्क्रूटेबल थी। बेशक नहीं, निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट के वह गुड़िया का जवाब था। लेकिन जब उसे पता चला कि अर्नब अग्निहोत्री एक अनरजिस्टर्ड नागरिक था तो गुड़िया को बहुत कठिनाई हुई। आखिर RID कार्ड के बिना अर्नब अग्निहोत्री के लिए सब कुछ बहुत असुविधाजनक था। लेकिन अगर उसने अर्नब अग्निहोत्री को अपने घर में रखा तो उसके घर को मेज पर एक अतिरिक्त जगह बनानी पड़ेगी। इसके अलावा उसका छोटा भाई भी स्कूल में था, एक ऐसा समय जब उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन सभी कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए गुड़िया और भी ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही थी। अचानक गुड़िया की आंखें चमक उठी और उसने सीधे अर्नब अग्निहोत्री की ओर देखा। मैं तुम्हें रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हें भोजन और आश्रय प्रदान कर सकती हूँ और अगर हम ज्यादा मछली और झींगा बेचते हैं तो मैं तुम्हें मजदूरी भी दे सकती हूँ। अगर तुम विलिंग हो तो रहो। ठीक है, अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। यदि कोई अर्नब अग्निहोत्री से परिचित होता और इस दृश्य का साक्षी होता तो उनके जबड़े शायद सदमे से गिर जाते। अर्नब अग्निहोत्री कौन था? वह और कोई नहीं बल्कि एक वेनरेबल ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज कल्टिवेटर था, एक ऐसा एंटिटी जो इमॉर्टल बनने की कगार पर था। उसकी फॉर्मिडेबल और फ्राइटनिंग प्रतिष्ठा ने रैट को भी इंटिमिडेटेड कर दिया था। ऐसा व्यक्ति एक मछुआरन के लिए स्वेच्छा से काम करेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे यदि फैलाया जाता तो एक टॉल तले से कम नहीं माना जाता। दिन बीतते गए, एक के बाद एक समय तेजी से फिसल रहा था। इससे पहले कि वे जान पाते अर्नब अग्निहोत्री गुड़िया के घर में आधे साल से रह रहा था। हर दिन जैसे ही सुबह होना शुरू होती गुड़िया उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ले जाती। सूर्यास्त तक वापस नहीं लौटती। अर्नब अग्निहोत्री ने भी साधारण कपड़े पहन लिए थे। रोजाना गुड़िया के साथ कड़ी मेहनत कर रहा था। यह अनक्लियर था कि अर्नब अग्निहोत्री गुड़िया का लकी स्टार था या स्वर्ग बस उनका पक्ष ले रहा था। लेकिन जब से उन्होंने एक साथ मछली पकड़ना शुरू किया था उनके पास हमेशा एक बाउंटीफुल कैच होती थी और उन्होंने कभी किसी खतरे का सामना नहीं किया था। गुड़िया हमेशा अर्नब अग्निहोत्री की उपस्थिति के बारे में क्यूरियस रहती थी क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे को अपने बालों से ढांके रहता था, जिससे गुड़िया को उसके असली चेहरे की एक झलक भी नहीं मिल पाती थी। बेशक एक महिला की क्यूरियोसिटी भयानक हो सकती है। एक बार गुड़िया ने अर्नब अग्निहोत्री के बालों को अलग करने की कोशिश की जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आइसी गेज ने उसे रोक दिया। तब से उसने फिर कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी और भी तीव्र होती गई। अर्नब अग्निहोत्री की उपस्थिति के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी के अलावा एक घटना घटित हुई जिसने अर्नब अग्निहोत्री को और भी मिस्टीरियस बना दिया। एक जिदा, एक नॉस्ट्रिंग वाला जिदा, एक युग का अवशेष जो बहुत पहले बीत चुका था, गुड़िया के घर में एक चेस्ट के तल पर रखा गया था। यह तब तक था जब तक एक तारों भरी चांदनी रात को गुड़िया के छोटे आंगन से एक मधुर और गूंजने वाली जिदा की आवाज गूंज उठी। गुड़िया ने कभी वह दृश्य नहीं भूला जो उसने देखा था। एक कोमल हवा विलो पेड़ों से गुजरी, पक्षी धीरे से चहचहाए। छोटे आंगन की सीमाओं में दो विलो पेड़ हवा के साथ झूल रहे थे, उनके हरे पत्ते चांदनी में अथेरियल रूप से चमक रहे थे।
एक प्राचीन नॉस्ट्रिंग वाला जिदा एक अकेला और डेसोलेट आकृति वह चांद के नीचे अकेला बैठा था, धीरे धीरे जिदा बजा रहा था। आवाज गहरी और मधुर थी जिसमें एक अवर्णनीय सैडनेस थी जिसने अनगिनत पक्षियों को आकाश में सर्कलिंग करने के लिए आकर्षित किया, मानो संगीत से प्रभावित होकर जाने के लिए अनिच्छुक हो। जिदा संगीत पानी की तरह बह रहा था, ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव। और जब टुकड़ा समाप्त हुआ, गुड़िया की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आत्मा इस क्षण सैडनेस से छू गई। वह नहीं समझ पाई कि यह सॉरोफुल इमोशन कहाँ से आया, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि चांद के नीचे जिदा बजाने वाले व्यक्ति ने एक बार एक प्रोफाउंडली हार्ट ईकिंग अतीत का अनुभव किया था। एक विचार के साथ सभी नदियां और पहाड़ भावनाओं से भर जाते हैं, एक विचार बुझने के साथ विशाल महासागर और खेत हार्टलेस हो जाते हैं। उसकी आवाज नेदरवर्ल्ड से कुछ ऐसी थी, लोनली और डीप, और जैसे अर्नब अग्निहोत्री ने बात की, उसने गुड़िया को उसके दुख से जगा दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई ना वो ट्विस्ट, वो ड्रामा और वो मिथिक वाइब वाला मैजिक? अगर दिल कहे वाह मजा आ गया, तो लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड किस तरह का देखना चाहते हो, रोमांस, बदला या फिर कोई सुपरनैचुरल धमाका। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। याद रखो, यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक एहसास है, एक वाइब है, मिथिक वाइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट और वही पुराना मिथिक मस्ती वाला अंदाज। स्टे ट्यून्ड, स्टे वाइब्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।